अमीरी की चाबी आपके हाथ में। लेखक नेपोलियन हिल। अध्याय 7 मास्टरमाइंड सिद्धांत। कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे प्रतिभागी अगले दिन सुबह जल्दी हाल में पहुंच गए। वे खास तौर पर इसलिए रोमांचित थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि आज जो सबक सिखाया जाएगा वो अमीरी की चाबी को समझने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ श्रोताओं ने पिछले दिन के सबक से उत्साहित होकर रात भर अपनी ज़िंदगी के संदर्भ में प्रेम के अर्थ व अभिव्यक्त के बारे में सोचा था। बाकी लोग शाम को सिखाए गए प्रेम के सबक के बारे में थोड़ी दुविधा महसूस कर रहे थे। वे आशा कर रहे थे कि आज का सबक भी वक्ता के पिछले सिद्धांतों की तरह ही व्यवहारिक होगा। बहरहाल आज के सबक में कल का मुद्दा जारी रहा। जब श्रोता हाल में दाखिल हुए तो उन्हें जोड़ी बनाकर बैठने के लिए कहा गया। हर व्यक्ति से कहा गया कि वह किसी व्यक्ति को चुनकर उनके पास बैठे। जिन लोगों ने ऐसा करने से इनकार किया उनसे कह दिया गया कि वे बाहर चले जाएं, क्योंकि जोड़ी बनाकर ही वे उस दिन के सबक का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। वक्ता के इस अजीब आग्रह का कारण किसी को समझ में नहीं आया। बहरहाल ज़्यादातर श्रोताओं ने उनकी बात मानने का फैसला किया। उन्हें यह विश्वास था कि पिछले सबकों की तरह ही आज भी उन्हें जो जानकारी मिलेगी वो सफलता पाने के लिए अमूल्य साबित होगी। श्रोताओं के बैठ जाने के लगभग 10 मिनट बाद वक्ता मंच पर आया। इस बार उसके साथ एक महिला भी थी। वह उसी की हम उम्र थी। बहरहाल यह बताना मुश्किल था कि वह उसकी पत्नी थी, सहयोगी थी या विश्वसनीय मित्र थी। प्रतिभागियों ने सोचा कि यह रहस्य भी जल्दी ही खुल जाएगा। वक्ता ने माइक्रोफोन पकड़ा और अपनी मेहमान का हाथ थामा। फिर वे दोनों मंच के पास वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़े और श्रोताओं के ठीक सामने खड़े हो गए। वक्ता ने बोलना शुरू किया। मास्टरमाइंड सिद्धांत सभी बड़ी सफलताओं का आधार है। यह समूची मानवीय प्रगति की नींव का अति महत्वपूर्ण पत्थर है, चाहे वह प्रगति व्यक्तिगत हो या सामूहिक। यह सिद्धांत प्रबल शक्ति हासिल करने की कुंजी देता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत की परिभाषा यह है कि इसमें 2 या उससे अधिक मस्तिष्कों का गठबंधन होता है जो पूरे सामंजस्य और सहयोग की भावना से किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। इसकी शक्ति की कुंजी सामंजस्य है। अगर सामंजस्य न हो तो सामूहिक प्रयास में सहयोग का भाव तो हो सकता है, पर उसमें वह शक्ति नहीं होगी जो एकरूपता की बदौलत सामंजस्य से मिल सकती है। मास्टरमाइंड सिद्धांत से जुड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा ये है। अवधारणा नंबर 1, मास्टरमाइंड सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति दूसरों के अनुभव, प्रशिक्षण, शिक्षा, विशेषज्ञ ज्ञान और नैसर्गिक प्रतिभा का पूरा लाभ ले सकता है। वह दूसरे के मस्तिष्क का उसी तरह प्रयोग कर सकता है जैसे वह उसका खुद का मस्तिष्क हो। अवधारणा 2, 2 या अधिक मस्तिष्कों का गठबंधन जब किसी निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए पूरे सामंजस्य में होता है तो दोनों ही व्यक्तियों को बहुत प्रेरणा मिलती है और वे आस्था की मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस प्रेरणा का विचार और इसकी शक्ति अटूट मित्रता तथा प्रेम के संबंधों में मिलती है। अवधारणा नंबर 3, हर मानवीय मस्तिष्क विचारों को प्रसारित और ग्रहण करने वाला रेडियो स्टेशन होता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रेरक प्रभाव विचार के सूक्ष्म संश्लेषण को प्रेरित करता है, जिसे आमतौर पर टेलीपैथी के नाम से जाना जाता है, जो छठी इंद्रिय के माध्यम से काम करती है। इस तरह कई व्यावसायिक गठबंधन साकार हो जाते हैं। मास्टरमाइंड के सिद्धांत के जरिए दूसरों के विचारों का लाभ उठाए बिना शायद ही कभी किसी ने प्रबल या अस्थायी शक्ति हासिल की होगी। यह बात ही मास्टरमाइंड सिद्धांत की शक्ति और महत्व का पर्याप्त प्रमाण है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर व्यक्ति बिना ज़्यादा कोशिश किए खुद आजमाकर देख सकता है। अवधारणा नंबर 4, मास्टरमाइंड सिद्धांत पर जब सक्रियता से अमल किया जाता है तो इससे व्यक्ति अपने और अपने साथियों के अवचेतन मस्तिष्क का दोहन कर सकता है। इससे मास्टरमाइंड द्वारा हासिल किए गए कई चमत्कारिक परिणामों का कारण समझ में आ जाता है। अवधारणा 5, मास्टरमाइंड सिद्धांत पर अमल करने से इन सब महत्वपूर्ण मानवीय संबंधों में लाभ होता है। फर्स्ट, विवाह में, सेकेंड, धर्म में, थर्ड, नौकरी या व्यवसाय के संबंध में। मास्टरमाइंड सिद्धांत की बदौलत ही थॉमस एडिसन महान आविष्कारक बन गए। हालांकि उनके पास शिक्षा और विज्ञान के ज्ञान की कमी थी, उनके उदाहरण से उन लोगों की उम्मीद जाग सकती है जिन्हें यह गलतफहमी होती है कि औपचारिक शिक्षा की कमी की वजह से वे तरक्की नहीं कर सकते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत की मदद से व्यक्ति भूविज्ञानियों के ज्ञान की मदद से पृथ्वी के इतिहास और रचना को समझ सकता है। रसायन शास्त्री के ज्ञान और अनुभव की मदद से व्यक्ति रसायन शास्त्र का प्रशिक्षण लिए बिना ही इस विषय का व्यवहारिक उपयोग कर सकता है।
वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, डॉक्टरों और मैकेनिकों की मदद से व्यक्ति इनमें से किसी भी क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रशिक्षण लिए बिना सफल आविष्कारक बन सकता है, जैसा एडिसन ने किया था। गठबंधनों का महत्व। मास्टरमाइंड गठबंधन आमतौर पर दो तरह के होते हैं। पहला, विशुद्ध सामाजिक या व्यक्तिगत कारणों से होने वाले गठबंधन, जैसे रिश्तेदारों, धार्मिक सलाहकारों और मित्र के साथ होने वाले गठबंधन। इस तरह के गठबंधनों में किसी तरह के भौतिक लाभ का लक्ष्य नहीं होता है। इस तरह का सबसे प्रमुख गठबंधन पति पत्नी के बीच होता है। दूसरा, व्यावसायिक और आर्थिक प्रगति के लिए होने वाले गठबंधन। यह उन लोगों के बीच होता है जिनका कोई सामूहिक उद्देश्य या लक्ष्य होता है, जो गठबंधन का आधार होता है। अब हम मास्टरमाइंड की शक्ति के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखें। अमेरिका के संविधान में जिस तरह की सरकार की अवधारणा थी, उसका हमें सबसे पहले विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यह शक्ति का एक ऐसा रूप है जो हमारे देश के हर नागरिक को और काफ़ी हद तक पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। हमारे देश को इन 3 बातों के लिए जाना जाता है। फर्स्ट, यह दुनिया का सबसे अमीर देश है। सेकेंड, यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। थर्ड, यह अपने नागरिकों को किसी अन्य देश की तुलना में ज़्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। अमीरी, स्वतंत्रता और शक्ति कितना ज़बरदस्त तालमेल है। इन लाभों का स्रोत ढूंढना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये हमें हमारे संविधान और पूंजीवाद से मिले हैं। इनका तालमेल इस तरह से सामंजस्यपूर्ण बनाया गया है जिससे लोगों को आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों तरह की शक्ति मिले, जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई। हमारी सरकार एक बृहद मास्टरमाइंड गठबंधन है जो सभी देशवासियों के सामंजस्यपूर्ण संबंध से बना है। यह गठबंधन 50 अलग अलग समूहों यानी राज्यों के माध्यम से काम करता है। अमेरिकी मास्टरमाइंड का केंद्र समझने के लिए हम सरकार की 3 शाखाओं की जांच करते हैं जिन्हें इस देश की जनता नियंत्रण करती है। ये हिस्से हैं। फर्स्ट, कार्यपालिका शाखा, जिसे राष्ट्रपति नियंत्रित करता है। सेकेंड, न्यायिक शाखा, जिसे सुप्रीम कोर्ट नियंत्रित करता है। थर्ड, विधायी शाखा, जिसे संसद के दोनों सदन नियंत्रित करते हैं। हमारे संविधान को इतनी समझदारी से बनाया गया है कि सरकार की इन तीनों शाखाओं को नियंत्रित करने की शक्ति जनता में होती है। यह एक ऐसी शक्ति है जिससे लोगों को तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे इसके इस्तेमाल में स्वयं लापरवाही न बरतें। हमारी राजनीतिक शक्ति हमारी सरकार द्वारा व्यक्त होती है। हमारी आर्थिक शक्ति पूंजीवादी तंत्र द्वारा व्यक्त होती है और इन दोनों की कुल शक्ति हमेशा दोनों के सामंजस्य के बराबर होती है। इस तरह हासिल की गई शक्ति सबकी संपदा होती है। इसी शक्ति ने इस देश के नागरिकों को दुनिया की सबसे अच्छी जीवन शैली दी है और इसी ने हमारे देश को दुनिया का सबसे अमीर, स्वतंत्र और शक्तिशाली देश बनाया है। हम इस शक्ति को अमेरिकी जीवन शैली कहते हैं। अमेरिकी उद्योग धंधों में भी मास्टरमाइंड के उदाहरण नज़र आते हैं। यह यातायात और संचार तंत्र में नज़र आता है। हमारी रेलों और हवाई जहाज़ों, हमारे टेलीफोन और संचार तंत्रों का प्रबंध करने वाले लोगों ने एक सेवा तंत्र स्थापित किया है जिसका कोई अन्य देश मुकाबला नहीं कर सकता है। उनकी कार्यकुशलता से उत्पन्न शक्ति पूरी तरह से मास्टरमाइंड सिद्धांत या सामंजस्य पर निर्भर करती है। मास्टरमाइंड सिद्धांत की शक्ति का एक और उदाहरण हमारी सेना है, जिसमें हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना सामंजस्य में काम करती है। बाकी उदाहरणों की तरह यहाँ भी प्रयासों के सामंजस्य में ही शक्ति की कुंजी होती है। खेल की टीमें आपसी सामंजस्य द्वारा शक्ति हासिल करने का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। व्यापार का महान अमेरिकी तंत्र आर्थिक शक्ति का एक अन्य उदाहरण है जिसे मास्टरमाइंड सिद्धांत द्वारा पाया गया है। दरअसल हर सफल उद्योग मास्टरमाइंड के सिद्धांत का परिणाम है। पूरा अमेरिकी पूंजीवादी तंत्र उस आर्थिक शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे मित्रतापूर्वक व सामंजस्यपूर्ण गठबंधन के प्रयासों द्वारा हासिल किया गया। एंड्रयू कार्नेगी ने स्वीकार किया था कि वे इसी सिद्धांत की बदौलत अमीर बने। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी के माध्यम से उन्होंने अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई थी। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनके मास्टरमाइंड में सबसे छोटे कर्मचारी से लेकर सबसे बड़े मैनेजर तक सभी कर्मचारी शामिल थे। कार्नेगी अपनी कंपनी के कर्मचारियों को ही प्रमोशन देकर मैनेजर और सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त करते थे। वे मास्टरमाइंड सिद्धांत को इतनी अच्छी तरह समझते थे कि उन्होंने हर कर्मचारी को प्रेरित किया कि वह ज़्यादा ऊंचे पद का लक्ष्य बनाकर अपने अवसर का अधिकतम लाभ उठाए। जिस व्यक्ति को उन्होंने दुनिया के सामने व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी प्रस्तुत करने का मौका दिया, उसने कार्नेगी के सहयोग से महानतम मास्टरमाइंड गठबंधन का लाभ उठाया। इस गठबंधन में कार्नेगी के स्तर के 500 से अधिक उद्योगपति शामिल थे और यह गठबंधन 20 साल से ज़्यादा समय तक चला।
इस दौरान गठबंधन में शामिल हर उद्योगपति ने इस फिलॉसफी के लेखक को अपने व्यावसायिक औद्योगिक अनुभव का पूरा लाभ दिया। इस गठबंधन ने दुनिया को यह बताया है कि इस फिलॉसफी के पहले 3 सिद्धांतों पर अमल करके प्रबल शक्ति हासिल की जा सकती है। वे 3 सिद्धांत ये हैं। पहला, 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत। दूसरा, निश्चित लक्ष्य। और तीसरा, मास्टरमाइंड। इस काम की प्रेरणा निश्चित लक्ष्य से मिली और दुनिया के सामने एक कारगर फिलॉसफी प्रस्तुत करना था। भौतिक सफलता पाने वाले लोगों के अनुभव के आधार पर इस फिलॉसफी ने आकार लिया। यह एक निस्वार्थ उद्देश्य था क्योंकि इसका लक्ष्य दूसरों को लाभ पहुंचाना था। इस लक्ष्य को पाने में जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई वे पहले से ही दौलतमंद और सफल थे। बहरहाल उन्होंने अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटने के लाभ को पहचाना और इस आर्थिक तंत्र की हानियों को भी पहचाना जो बहुत से लोगों के बजाय बहुत कम लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। इस गठबंधन ने सभी व्यक्तियों ने 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर अमल किया। उन्होंने पैसे या फीस लिए बिना अपने समय और अनुभव का योगदान दिया। वे लोगों तक एक ऐसा फिलॉसफी के लाभ पहुंचाना चाहते थे जो महान अमेरिकी जीवन शैली की नींव थी, एक ऐसी नींव जिसने अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर और स्वतंत्र देश बना दिया। इस विशिष्ट मास्टरमाइंड गठबंधन की शक्ति और लाभों को पूरी तरह समझने के लिए आपको अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना होगा। जरा सोचिए, अगर 500 महान अमेरिकी उद्योगपति 20 साल तक आपके मार्गदर्शक और प्रशिक्षक बन जाएं और वे कोई फीस या पैसे लिए बिना आपको लगातार मार्गदर्शन देते रहें तो क्या होगा? सफल उद्योगपतियों के इतने बड़े सामूहिक गठबंधन से आपको उस ज्ञान और अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा जो अमेरिकी पूंजीवाद के विकास से उत्पन्न हुआ है। अगर आप इस ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करेंगे तो आपकी सफलता तय है। गरीब से गरीब आदमी भी इस सिद्धांत से लाभ उठा सकता है, बशर्ते वह किसी व्यक्ति को चुनकर उसके साथ सामंजस्यपूर्ण गठबंधन बना ले। इस सिद्धांत का सबसे गहन और शायद सबसे लाभकारी उपयोग वैवाहिक जीवन में संभव है। वैवाहिक जीवन में मास्टरमाइंड गठबंधन किया जा सकता है, बशर्ते इसके पीछे प्रेम का उद्देश्य हो। इस तरह का गठबंधन न सिर्फ पति पत्नी के मस्तिष्कों को सामंजस्य में लाता है बल्कि उनकी आत्माओं के आध्यात्मिक गुणों को भी एकरूप कर देता है। इस तरह के गठबंधन के लाभों से न सिर्फ दोनों जीवन साथी खुश और सुखी होते हैं बल्कि उनके बच्चों को भी उत्तम चरित्र का वरदान मिलता है और वे सफल जीवन के मूलभूत सिद्धांत सीखते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत का उत्कृष्ट उदाहरण, आइए हम अतीत के पन्नों में झांकें और 50 साल पीछे जाकर एक परिवार को देखें। इस परिवार के मास्टरमाइंड संबंध की बदौलत एक महान औद्योगिक साम्राज्य का उदय हुआ जो आज लाखों पुरुषों और महिलाओं को रोजगार देता है। दृश्य की शुरुआत उनके छोटे से घर के किचन से होती है। पति एक गैसोलीन इंजन के मॉडल पर काम कर रहा है। उसकी पत्नी आंखों में दवा डालने वाले ड्रॉपर से इंजन में एक एक बूंद करके गैसोलीन डाल रही है। पति स्पार्क प्लग से उस गैसोलीन में चिंगारी निकलवाने की कोशिश कर रहा है। कई हफ्तों की न थकाने वाली मेहनत के बाद, न थकाने वाली इसलिए क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के प्रेम का सहारा था। गैसोलीन ने चिंगारी पकड़ ली और इंजन के पहिए घूमने लगे। इस प्रयोग के पीछे धन की शक्ति नहीं थी, इसके पीछे उन दोनों के निश्चित लक्ष्य के सिवाय और कोई शक्ति नहीं थी जिन्होंने उसे पाने के लिए मास्टरमाइंड गठबंधन बना लिया था। और इस प्रयोग के पीछे कोई तत्कालिक या प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ की उम्मीद भी नहीं थी। यह तो 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर अमल करके किया जा सकता था, लेकिन यह कोशिश सफल हुई और अमेरिका में पहली व्यावसायिक कार हकीकत बन गई। फिर इस मास्टरमाइंड गठबंधन में कुशल मैकेनिक शामिल हुए। इसके अलावा कुछ दोस्त और परिचित भी शामिल हुए जिन्होंने कारों के उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी लगाई। उस समय की तुलना में आज कार उत्पादन बहुत बढ़ चुका है, लेकिन यह सब उन्हीं 2 लोगों के मास्टरमाइंड गठबंधन का परिणाम है। उस उत्पादन के पीछे जो व्यक्ति था वह उन 500 उद्योगपतियों में से एक है जिससे हमने सिद्धांत सीखे हैं। उसकी ज़िंदगी के अनुभव हमारी सफलता की फिलॉसफी को गढ़ने में बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। शायद ही अब किसी को यह बताने की ज़रूरत पड़े कि उस उद्योगपति का नाम क्या था। उसका नाम हेनरी फोर्ड था। जैसे जैसे फोर्ड का उत्पादन बढ़ता गया, उनका मास्टरमाइंड समूह भी बढ़ता गया। इसमें मैकेनिक, इंजीनियर, केमिस्ट, रिसर्च टीम, वित्तीय विशेषज्ञ, सेल्समैन और कई प्रकार के कुशल श्रमिक आ गए। इतने बड़े काम के लिए गठबंधन में इन सब का तालमेल होना भी जरूरी था। मास्टरमाइंड गठबंधन की मदद से फोर्ड ने अपने मस्तिष्क को कई हजार गुना ज़्यादा शक्तिशाली बना लिया। इस गठबंधन के बिना वे अपनी विशाल औद्योगिक गतिविधियां नहीं चला सकते थे। यह गठबंधन लगभग 1 सदी से चल रहा है और यह आगे भी चलता रहेगा क्योंकि इसकी शक्ति से सभी को लाभ होता है।
और यहाँ पर ध्यान दें कि कोई भी मास्टरमाइंड गठबंधन तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उससे सभी संबंध लोगों को लाभ न पहुँचे। सामूहिक प्रयास की शक्ति हासिल करने से पहले अपने मास्टरमाइंड गठबंधन के उद्देश्यों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप अस्थायी शक्ति हासिल करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि इसका इस्तेमाल ऐसे उद्देश्य से हो रहा हो जिससे गठबंधन के सभी लोगों को लाभ हो। शक्ति बहुत खतरनाक या बहुत उपयोगी हो सकती है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मास्टरमाइंड से प्रबल शक्ति मिलती है और शक्ति के बाकी रूपों की तरह ही इसका इस्तेमाल भी सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से किया जा सकता है। पूरी मानव जाति का इतिहास इसकी सच्चाई को प्रमाणित करता है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से लेकर विलियम जेम्स और राल्फ वाल्डो इमर्सन के युग तक हर महान दार्शनिक ने इसे पहचाना और बताया है। बिजली इंसान की सेवा करती है, लेकिन अगर गलत उद्देश्यों से इसका इस्तेमाल किया जाए तो यह किसी की जान भी ले सकती है। ऐसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है जिसका विनाशकारी प्रयोग न किया जा सकता हो। भोजन जीवन के लिए जरूरी है और सही उपयोग होने पर यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन यदि भोजन का गलत इस्तेमाल किया जाए या बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया जाए तो यह जहर की तरह नुकसान भी कर सकता है। मास्टरमाइंड के उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयोग का महत्व। आपके सामने इंसान की शक्ति के महानतम स्रोत यानी मास्टरमाइंड सिद्धांत का विश्लेषण किया जा चुका है। अब इसके सही और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयोग की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप हेनरी फोर्ड की तरह इसका प्रयोग करेंगे तो आपको भी उन्हीं जैसे वरदान मिलेंगे। आपको भी दुनिया में उतना ही सम्मान मिलेगा, आपको भी संबंधों में उतनी ही मित्रता व सहयोग मिलेगा जितना फोर्ड को मिला था। सब यह जानते हैं कि किसी अन्य उद्योगपति के बजाय फोर्ड का उनके साथियों द्वारा ज़्यादा सम्मान किया जाता था। फोर्ड का मास्टरमाइंड अपने करीबी सहयोगियों और तकनीकी स्टाफ के साथ सामंजस्यपूर्ण गठबंधन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह उससे काफ़ी आगे तक गया। इसमें अमेरिकी जनता भी शामिल थी, जिसने हाशिए पर खड़े होकर उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचते देखा। हमारी आपकी तरह के लोग जो सशक्त व्यावसायिक और व्यक्तिगत फिलॉसफी को पहचानते हैं तथा उसके प्रयोग का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग मास्टरमाइंड शक्ति का फोर्ड की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि अमेरिका के औद्योगिक इतिहास में व्यक्तिगत सफलता का उनसे बेहतर उदाहरण दूसरा नहीं है। उन्होंने जितने भी लोगों का जीवन पर प्रभाव डाला, लगभग सभी को लाभ पहुंचाया। हमें यह नहीं लगता कि फोर्ड को इस बात का पूरा एहसास था कि उन्होंने अमेरिकी जीवन पर कितना प्रभाव डाला। हेनरी फोर्ड के नियंत्रण में मास्टरमाइंड शक्ति एक वरदान साबित हुई। किसी कम भविष्य दृष्टि वाले व्यक्ति के हाथ में यह सांप या खतरा भी बन सकती थी। यहाँ हमारा उद्देश्य फोर्ड की प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि उनका विश्लेषण करना, ताकि उन सब लोगों को प्रेरणा मिले जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना और प्रगति करना चाहते हैं। हेनरी फोर्ड और विभिन्न व्यवसाय के 500 अन्य उत्कृष्ट उद्योगपतियों का विश्लेषण करते समय जब इन फिलॉसफी के 17 सिद्धांतों पर उनका परीक्षण किया गया तो फोर्ड बाकी सबसे बहुत आगे थे। पहले 3 सिद्धांत, 1 मील ज़्यादा आगे तक जाना, निश्चित लक्ष्य और मास्टरमाइंड में उनका स्कोर 100% से भी ज़्यादा था। ज़्यादा का मतलब यह है कि उन्होंने इन तीनों सिद्धांतों को असाधारण प्रयोग किया। इसी वजह से वे इतने सफल हुए और दुनिया भर में उनका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा। और हमें यह याद रखना चाहिए कि उनके मास्टरमाइंड गठबंधन की पहली सदस्य, उनकी पत्नी, जिंदगी भर इस गठबंधन में पहले स्थान पर रही। फोर्ड पर उनका गहरा प्रभाव था। दरअसल यह प्रभाव इतना गहरा था कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर श्रीमती फोर्ड नहीं होती तो महान फोर्ड औद्योगिक साम्राज्य भी वर्तमान रूप में नहीं होता। हेनरी फोर्ड गलतियाँ करते थे, उनमें से कुछ गलतियाँ निर्णय के कारण होती थी, बाकी गलतियाँ ऐसे कारणों से होती थी जो उनके नियंत्रण में नहीं थे। जो लोग उनके सक्रिय जीवन की हकीकत जानते हैं वे आपको बताएंगे कि फोर्ड ने न सिर्फ 2 बड़ी गलतियाँ की थी, और जैसे ही उन्हें इनका पता चला उन्होंने अपनी विचार शक्ति और पहल शक्ति के माध्यम से उन्हें तत्काल सुधार लिया। कितना बढ़िया रिकॉर्ड है। इसका अनुसरण करके आप भी अमेरिकी जीवन शैली में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। यही नहीं, आपको जो पारिश्रमिक मिलेगा उसकी गणना भी चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से होगी। वक्ता ने बोलना बंद कर दिया। एक श्रोता ने सकुचाते हुए अपना हाथ उठाया। यह पहला सवाल था जो वक्ता से किसी ने पूछा था। श्रोता बोला, माफ़ कीजिए। वक्ता ने उस श्रोता की तरफ सिर उठाते हुए कहा, हाँ कहिए। श्रोता ने पूछा, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि आज हम में से जोड़ियाँ बनाकर साथ साथ बैठने के लिए क्यों कहा गया है। वक्ता ने सवाल के महत्व को स्वीकार करते हुए अपनी भौहें उठाई और जवाब दिया, ओह मैं तो यह भूल ही गया था, धन्यवाद। मैंने आपकी जोड़ियाँ इसलिए बनाई ताकि आप यहाँ बैठे किसी एक सदस्य को पूरी तरह जानने के लिए थोड़ा समय निकालें।
आप उनसे जो सीख सकते हो सीखें और उनके साथ भविष्य में मास्टरमाइंड गठबंधन बनाने के बारे में विचार करें। हालांकि सबसे अच्छा गठबंधन विवाह है, लेकिन वह ज़िंदगी का सिर्फ एक पहलू है। आप जिससे भी मिलते हैं उसमें यह क्षमता होती है कि वह आपके लक्ष्यों को पाने में आपकी मदद कर सकता है। अपने पास बैठे साथी को जानने के लिए अगर आप आज कुछ मिनट का समय निकालेंगे तो आप पाएंगे कि आप दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको कल इस बारे में ज़्यादा बताऊंगा कि इस फिलॉसफी के महान प्रशिक्षक एंड्रयू कार्नेगी के मास्टरमाइंड सिद्धांत के बारे में क्या विचार थे। इस दौरान मैं आप में से हर व्यक्ति का आह्वान करता हूं कि वह अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य बना लें। अगर आपने अब तक ऐसा न किया हो तो इसी समय ऐसा कर ले। कुछ मिनट का समय निकालकर अपने पार्टनर को अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य बताएं। उसकी मदद से अपने लक्ष्य को संशोधित या परिवर्तित करें ताकि आपका लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ ढंग से आपकी सेवा कर सके। याद रखें, अपना लक्ष्य बनाते समय ऊंचा लक्ष्य बनाने में न घबराएं। यह न भूलें कि आप अवसरों से भरे देश में रहते हैं। आप यहाँ जितनी चाहें उतनी दौलत हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप बदले में पर्याप्त मूल्यवान सेवा देने के इच्छुक हों। जिंदगी में अपना लक्ष्य निश्चित करने से पहले जेसी रिटनहाउस की इन पंक्तियों को याद कर ले, जिसका शीर्षक है मेरी तनख्वाह, जो उनकी पुस्तक द डोर ऑफ ड्रीम्स से ली गई है और इनमें सिखाए सबक को दिल में बैठा ले। मैंने ज़िंदगी से एक सिक्के की तनख्वाह मांगी और ज़िंदगी ने मुझे इससे ज़्यादा नहीं दिया। बहरहाल जब मैंने अपना खाली भंडार देखा तो मैंने शाम को ज़्यादा तनख्वाह मांगी। ज़िंदगी एक न्यायपूर्ण मालकिन है, यह आपको उतना ही देती है जितना आप मांगते हैं। लेकिन जब आप अपनी तनख्वाह तय कर लेते हैं तो आपको उसी तनख्वाह पर ही काम करना होगा। मैंने एक मजदूर की तनख्वाह पर काम किया। बाद में मुझे यह जानकर निराशा हुई कि मैं ज़िंदगी से चाहे जितना तनख्वाह मांग सकता था और ज़िंदगी मुझे वह खुशी खुशी देती। सफल लोग ज़िंदगी से गरीबी का सौदा नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि एक शक्ति है जिसके द्वारा ज़िंदगी से अपनी शर्त पर पारिश्रमिक पाया जा सकता है। वे जानते हैं कि यह शक्ति अमीरी की चाबी पाने वाले हर व्यक्ति के पास होती है। वे इस असीमित शक्ति की प्रकृति जानते हैं। वे जानते हैं कि इसका नाम सिर्फ एक शब्द का है, जो अंग्रेजी भाषा का सबसे महान शब्द है। इस शब्द को सब लोग जानते हैं, लेकिन इसकी शक्ति के रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत का एंड्रयू कार्नेगी का विश्लेषण। अध्याय 8। वक्ता ने बोलना शुरू किया। जब मैंने आपको यह सिद्धांत बताने का निश्चय किया तो मैं जानता था कि आपको उस व्यक्ति के शब्द सबसे बहुमूल्य लगेंगे जिसने सफलता की इस फिलॉसफी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मेरा इशारा एंड्रयू कार्नेगी की तरफ है। एक दिन मुझे एंड्रयू कार्नेगी के साथ कुछ घंटे बिताने का सौभाग्य मिला। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने उनसे यह सवाल पूछ ही लिया जो मेरे मन में था। मैंने उनसे पूछा कि किस तरह से मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करते हुए लोग अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य को पा सकते हैं। मैंने उनसे आग्रह किया, कृपया इस सिद्धांत के प्रयोग के एक ऐसे तरीके बताएं जिनसे इस देश का औसत योग्यता वाला व्यक्ति भी सामान्य कोशिश करके अपने अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सके। और कार्नेगी का जवाब यह था, अमेरिकी जनता के सामने उपलब्ध अवसर प्रबल शक्ति का स्रोत हैं, लेकिन अवसर मशरूमों की तरह अपने आप पैदा नहीं होते हैं। उन्हें शक्ति के प्रयोग से उत्पन्न किया जा सकता है और कायम रखा जाता है। अमेरिकी संविधान के संस्थापकों ने अपनी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से हमारी स्वतंत्रता और दौलत की नींव रखी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ नींव रखी थी। इस नींव को जानने और इसका उपयोग करने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो इस स्वतंत्रता और दौलत को पाना चाहता है। मैं अब तुम्हें मास्टरमाइंड सिद्धांत के प्रयोग के कुछ तरीके बताऊंगा। मानवीय संबंधों में इनका इस्तेमाल करके व्यक्ति अपनी निश्चित प्रमुख लक्ष्य को पा सकता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि व्यक्ति बहुत से कदमों की श्रृंखला द्वारा ही अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुँच सकता है। जो भी विचार यह सोचता है, जो भी सौदा हुआ करता है, जो भी संबंध हुआ बनाता है, जो भी योजना हुआ बनाता है, जो भी गलती वो करता है, वह उसके चुने हुए लक्ष्य तक पहुँचने की उसकी क्षमता महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। सिर्फ एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य चुनना ही काफ़ी नहीं है, भले ही उसे स्पष्टता से लिखा गया हो और अपने दिमाग में बैठाया गया हो। सिर्फ इतने से ही उस लक्ष्य तक पहुंचना तय नहीं होता है। सब बड़े लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करना होता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरों के साथ लाभकारी संबंध बनाना है। जबकि यह सच्चाई दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगी तो यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि अपने सहयोगियों का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए, खासकर उन लोगों का जिनके साथ व्यक्ति अपनी नौकरी या काम के सिलसिले में करीबी संपर्क में रहता है। यहाँ पर मानवीय संबंधों के कुछ स्रोत बताए जा रहे हैं
निश्चित प्रमुख लक्ष्य वाले व्यक्ति को इसका विकास करना चाहिए, इन्हें सुव्यवस्थित करना चाहिए और अपने चुने हुए लक्ष्य की दिशा में बढ़ते समय इसका इस्तेमाल करना चाहिए। व्यवसाय। अपने चुने हुए व्यवसाय में कर्मचारी और उसके सहयोग कर्मियों का संबंध जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना महत्वपूर्ण व्यवहारिक संबंध या निकट साझेदारी, जो सभी मास्टरमाइंड संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण है, के अलावा कोई दूसरा संबंध नहीं है। जिन लोगों के साथ व्यक्ति दिन बिताता है, उनका उस पर प्रभाव पड़ता ही है। वो अपने करीबी समूह के सबसे मुखर लोगों के विचार, मानसिक नजरिए, राजनीतिक व आर्थिक दृष्टिकोण तथा अन्य गुण सीख लेता है। यह सहज मानवीय प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति की सबसे दुखद बात यह है कि जो सहकर्मी सबसे मुखर होता है, वह अक्सर सबसे अच्छा चिंतक नहीं होता है। अक्सर वह कई आलोचक या शिकायती व्यक्ति होता है, जो साथी कर्मचारियों को अपना दुखड़ा सुनाकर खुश होता है। इसके अलावा अक्सर यह देखा जाता है कि सबसे मुखर व्यक्ति का कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य नहीं होता है, इसलिए वह अपना ज़्यादातर समय लक्ष्य वाले व्यक्ति को छोटा दिखाने की कोशिश में बर्बाद करता है। दृढ़ चरित्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। आमतौर पर वे इतने समझदार होते हैं कि अपना मुंह बंद रखते हैं। वे दूसरों को हतोत्साहित करने की कोशिश में अपना जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। वे अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु में समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं होती है जो उनके लक्ष्य की प्राप्ति में किसी तरह का योगदान न देता हो। यह बात तय है कि सहकर्मियों के बीच ऐसा कोई न कोई व्यक्ति भी होगा जिसका प्रभाव और सहयोग लाभकारी हो सकता है। निश्चित प्रमुख लक्ष्य और तीक्ष्णता बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ मित्रता कर लेता है। यह मित्रता आपसी लाभ पर आधारित होती है। समझदार व्यक्ति इनके अलावा बाकी लोगों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाने से चतुराई से बचता है। स्वाभाविक रूप से समझदार व्यक्ति उन्हीं को अपना करीबी सहयोगी बनाना चाहता है जिसमें चरित्र, ज्ञान और व्यक्तित्व के ऐसे गुण हो जिनसे उसे मदद मिल सकती हो। और जाहिर है वह ऊंचे पद पर बैठे लोगों को भी नज़रअंदाज नहीं करेगा। वह उस दिन का इंतजार करेगा जब वह इस उच्च पदस्थ लोगों को की न सिर्फ बराबरी कर सके बल्कि उनसे आगे निकल सके। इस दौरान वह अब्राहम लिंकन के शब्दों को याद रखेगा जिसने कहा था, मैं अध्ययन करूंगा और खुद को तैयार करूंगा और किसी दिन मुझे भी मौका मिलेगा। रचनात्मक निश्चित प्रमुख लक्ष्य वाला व्यक्ति कभी अपने वरिष्ठ लोगों से ईर्ष्या नहीं करेगा। इसके बजाय वह उनसे काम करने के तरीके सीखेगा और उनके ज्ञान का लाभ उठाएगा। आप इस भविष्यवाणी को सच मान सकते हैं कि जो लोग अपने से ऊपर वाले लोगों की गलतियों ढूंढने में अपना समय लगाते हैं, वे कभी सफल लीडर नहीं बन पाएंगे। सबसे महान सैनिक वे होते हैं जो अपने से वरिष्ठ लोगों का आदेश मानते हैं और उसे पूरा करते हैं। जो सैनिक ऐसा नहीं कर सकते हैं या ऐसा नहीं करना चाहते, वे कभी सफल लीडर नहीं बन सकते। यही नियम जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति सामंजस्य के भाव से अपने से ऊपर वाले व्यक्ति का अनुसरण नहीं करता है, तो वह कभी उस व्यक्ति के साथ अपने संबंध से ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाएगा। मेरी कंपनियों में 100 से भी ज़्यादा लोग निचली पायदान से ऊपर उठे और उन्होंने अपनी आवश्यकता से अधिक धन कमाया। उन्हें बुरे व्यवहार या अपने से ऊपर या नीचे के लोगों के दोष खोजने की आदत के कारण प्रमोशन नहीं मिला। उन्होंने तो अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के अनुभव या व्यवहारिक लाभ उठाकर अपना प्रमोशन करवाया है। निश्चित प्रमुख लक्ष्य वाला व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करेगा। वह हर व्यक्ति को उपयोगी ज्ञान या प्रभाव के संभावित स्रोत के रूप में देखेगा जिसका वह अपनी प्रगति के लिए लाभ उठा सकता है। अपने कार्यक्षेत्र को गौर से देखने पर समझदार व्यक्ति यह जान जाएगा कि वह रोज़मर्रा की मेहनत के बजाय दरअसल स्कूल की क्लास है जहां वह सबसे अच्छी शिक्षा हासिल कर सकता है, जो सिर्फ अवलोकन और अनुभव से मिलती है। हमेशा सीखते रहें। कुछ लोग पूछेंगे, व्यक्ति इस तरह की शिक्षा का अधिकतम लाभ कैसे ले सकता है? इसका जवाब 9 मूलभूत उद्देश्यों के अध्ययन में मिलेगा जो इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर उद्देश्य पर्याप्त बड़ा हो तो हम अक्सर अपना अनुभव, ज्ञान और सहयोग दूसरों को दे देते हैं। सही मानसिक नज़रिए वाले लोग कार्यस्थल पर ज़्यादा सीखते हैं। वे लोग ज़्यादा नहीं सीख पाते जो विद्रोही, चिड़चिड़े, बदतमीज होते हैं या जो शिष्टाचार के छोटे छोटे नियमों का ध्यान नहीं रखते। पुरानी कहावत है, आप नमक के बजाय शहद से ज़्यादा मक्खियाँ पकड़ सकते हैं। यह कहावत उन लोगों को सचमुच याद रखना चाहिए जो अपने से ज़्यादा ज्ञानी लोगों से सीखना चाहते हैं या उनसे मदद लेना चाहते हैं। शिक्षा। किसी व्यक्ति की शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। जिस व्यक्ति का निश्चित प्रमुख लक्ष्य बहुत बड़ा है, उसे हमेशा सीखते रहना चाहिए।
उसे हर संभव स्रोत से सीखना चाहिए, खासकर उस स्रोत से जिनसे उसे अपने प्रमुख लक्ष्य से संबंधित विशेषज्ञ ज्ञान और अनुभव हासिल हो सकता हो। सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। वहाँ हर विषय पर बहुत सा ज्ञान मुफ्त मिलता है। वहाँ हर भाषा में हर विषय पर संपूर्ण मानवीय ज्ञान उपलब्ध है। निश्चित प्रमुख लक्ष्य वाला सफल व्यक्ति दृढ़ निश्चय करके अपने लक्ष्य से संबंधित पुस्तकें पढ़ता है। इस प्रकार उसे अपने से पहले सफल हुए लोगों के अनुभव से महत्वपूर्ण ज्ञान मिलता है। पढ़ने की योजना भी उतनी ही सावधानी से बनानी चाहिए जितनी सावधानी से दैनिक आहार की योजना बनाई जाती है। इसका कारण यह है कि ज्ञान भी मस्तिष्क का भोजन है जिसके बिना हमारी मानसिक विकास नहीं हो सकता। जो व्यक्ति फालतू के अखबार या शख्स पत्रिकाएं पढ़ने में अपना सारा खाली समय बर्बाद करता है वह कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। यही उन लोगों के बारे में कहा जा सकता है जो नियमित रूप से ऐसी कोई सामग्री नहीं पढ़ते जिससे उन्हें अपने प्रमुख लक्ष्य को पाने में मदद मिल सके। बिना योजना के पढ़ना मज़ेदार हो सकता है, लेकिन इससे व्यक्ति को अपने काम के संबंध में मदद नहीं मिलती है। बहरहाल पुस्तकें ही सीखने का एकमात्र स्रोत नहीं है। व्यावसायिक क्लबों द्वारा भी शैक्षणिक लाभ के गठबंधन बनाए जा सकते हैं, बशर्ते क्लबों और उनके सदस्यों को निश्चित मानसिक लक्ष्य के साथ चुना जाए। ऐसा करके कई लोगों ने महत्वपूर्ण व्यावसायिक और सामाजिक संपर्क बनाए हैं जिनके माध्यम से उन्हें उनके प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत मदद मिली है। दोस्त बनाने की आदत न हो तो कोई भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता है। संपर्क एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत संबंध बनाने में किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपनी व्यक्तिगत संपर्क सूची बढ़ाने की आदत डालता है तो उसे बहुत लाभ होगा। परिचय क्षेत्र बढ़ने के कारण उसे इतने तरीक़ों से लाभ होगा कि उनका उल्लेख नहीं किया जा सकता। अगर संपर्क अच्छी तरह बनाए गए हैं तो वक्ता ज़रूरत के समय उसके परिचित और मित्र उसकी मदद करने के लिए तैयार व इच्छुक होंगे। चर्च संपर्क बनाने या परिचय बढ़ाने के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है क्योंकि यहाँ पर लोग साहचर्य की भावना से एकत्रित होते हैं। हर व्यक्ति को अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संपर्क बनाने की ज़रूरत होती है। उनमें आपसी समझ होना चाहिए और विचारों का मित्रतापूर्ण आदान प्रदान होना चाहिए। यह जरूरी है कि इसके पीछे आर्थिक लाभ का लक्ष्य हो। जो व्यक्ति अपने ही खोल में सिमट कर रहता है वह निश्चित रूप से अंतर्मुखी बन जाता है। जल्द ही वह स्वार्थी हो जाता है और ज़िंदगी के बारे में उसके विचार संकीर्ण बन जाते हैं। नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाएं। राजनीतिक गठबंधन। अमेरिकन नागरिक के रूप में राजनीति में रुचि लेना और अपने मताधिकार का प्रयोग करके योग्य व्यक्तियों को सत्ता में लाना हर अमेरिकावासी का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। आप किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मताधिकार का प्रयोग। अगर बेईमान नेता सत्ता में आते हैं तो इसके लिए जनता ही दोषी है क्योंकि उसी के हाथ में वो शक्ति है जिसका प्रयोग करके वो बेईमान, अयोग्य और अक्षम लोगों को सत्ता से दूर रख सकती है। वोट डालने के अधिकार और कर्तव्य के अलावा व्यक्ति को उन लाभों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए जो राजनीति में सक्रिय रुचि लेने से मिल सकते हैं। इसके जरिए ऐसे लोगों से संपर्क और गठबंधन बनाए जा सकते हैं जो आपको निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होंगे। कई नौकरियों और व्यवसाय में तरक्की करने के लिए राजनीति प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यावसायिक लोगों को सक्रिय राजनीति संबंधों द्वारा अपने हितों की रक्षा करना ही चाहिए। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। समझदार व्यक्ति जानता है कि ज़िंदगी में अपना प्रमुख लक्ष्य पाने के लिए यह जरूरी है कि उसके बहुत से मित्र और साथी हों। ऐसा व्यक्ति अपने मताधिकार का अधिकतम लाभ उठाता है। बहरहाल मताधिकार का प्रयोग करने का सबसे बड़ा कारण मैं यह मानता हूँ कि अगर अच्छे नागरिक अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो राजनीति का विघटन हो जाएगा और नेता बुरे रास्ते पर चलकर देश को नष्ट कर देंगे। इस देश के संस्थापकों ने अपनी ज़िंदगी और अपनी दौलत को दांव पर लगाया था। इसी के बदौलत लोगों को अपने चुने हुए लक्ष्य का पीछा करने की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है और इन अधिकारों में सबसे प्रमुख है मताधिकार द्वारा सरकार नामक संस्था को कायम रखना, जिसे इन अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। हर मूल्यवान चीज़ एक निश्चित कीमत होती है। आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इस अधिकार की रक्षा कर सकते हैं बशर्ते आप बाकी ईमानदार व देशभक्त अमेरिकियों के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन बना लें और राजनीतिक पदों पर ईमानदार उम्मीदवारों को चुनें। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यह अमेरिकी नागरिकों द्वारा बनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण मास्टरमाइंड गठबंधन होगा। आपके पूर्वजों ने अपने मताधिकार द्वारा आपकी
व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। आपको भी अपनी संतानों और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम इतना तो सुनिश्चित करना ही होगा। हर ईमानदार अमेरिकी नागरिक का अपने पड़ोसियों और सहकर्मियों पर इतना प्रभाव तो होता ही है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कम से कम 5 अन्य लोगों को तैयार कर ले। अगर वह नागरिक इस प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है तो वह ईमानदार तो हो सकता है, लेकिन उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देशभक्ति की एक कीमत होती है, एक कर्तव्य होता है। अपने समकक्षों के साथ नेटवर्क बनाना, सामाजिक गठबंधन, यह मित्रतापूर्वक संपर्क बनाने का एक समृद्ध क्षेत्र है और इसकी कोई सीमा नहीं है। यह खास तौर पर उन विवाहित लोगों के लिए है जिनका जीवन साथी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से मित्र बनाने की कला में निपुण है। अगर व्यक्ति ऐसे व्यवसाय में हो जिसमें उसे मित्रों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत हो, तो उसका जीवन साथी पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से उसे बहुत लाभ पहुंचा सकता है। कई अधिकारी अपने पद के कारण सीधे विज्ञापन या प्रचार नहीं कर सकते। अगर उनका जीवन साथी सामाजिक गतिविधियों में दिलचस्पी लेता है तो वे अपने सामाजिक अधिकारों का प्रभावकारी उपयोग कर सकते हैं। एक सफल जीवन बीमा सेल्समैन अपनी पत्नी की मदद से हर साल $10 लाख का बीमा बेचता है। उसकी पत्नी कई बिजनेस वीमेंस क्लबों की सदस्य है। उसकी पत्नी की भूमिका आसान किंतु महत्वपूर्ण है। वह समय समय पर क्लब के सदस्यों को सपरिवार अपने घर पर आमंत्रित करती है। इस तरह से मित्रतापूर्ण माहौल में उसके पति का उन लोगों के साथ परिचय हो जाता है। एक महिला वकील के पति को भी इसी तरह का श्रेय दिया जा सकता है। उसने भी मध्य पश्चिम के एक शहर में सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी पत्नी की वकालत को बहुत फैला दिया। इसके पीछे दौलतमंद व्यवसायियों के जीवन साथियों को आमंत्रित करने की आसान नीति थी। इस तरह के समीकरण में अनंत संभावनाएं हैं। जिंदगी के बहुत से क्षेत्र में लोगों के साथ मित्रतापूर्वक गठबंधन बनाने का एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य यह है कि ये संपर्क राउंड टेबल वार्ताओं का अवसर देते हैं। इन चर्चाओं से मिलने वाले ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कर सकता है। यदि परिचित अधिक हो और अलग अलग क्षेत्रों के हों तो उनसे बहुत से विषयों पर मूल्यवान जानकारी मिल सकती है। इससे बौद्धिक चर्चा और वैचारिक आदान प्रदान का अवसर मिलता है, जिससे व्यक्ति बहुज्ञानी और लचीला बनता है। ये गुण कई व्यवसाय के लिए अनिवार्य हैं। जब प्रोफेशनल्स का समूह एकत्रित होता है और किसी विषय पर राउंड टेबल वार्ता करता है तो विचारों के इस आदान प्रदान से वार्ता में भाग लेने वाले सभी लोगों के मस्तिष्क समृद्ध होते हैं। हर व्यक्ति को अपने विचार के नवीनीकरण की ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति को विचारों के लिए नया आहार खोजने की ज़रूरत होती है। ऐसा करने का तरीका सिर्फ यह है कि उन लोगों के साथ ईमानदार और गंभीर विचार विमर्श किया जाए जिनके अनुभव और शिक्षा हमसे भिन्न हों। जो लेखक सफल हो जाता है और शिखर पर पहुंच जाता है, उसे व्यक्तिगत संपर्कों और अध्ययन की मदद से दूसरे के विचारों का लाभ उठाकर अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर मस्तिष्क को समृद्ध, सतर्क, रहनशील और लचीला बनाए रखना है तो उसे दूसरे मस्तिष्कों के गोदाम में लगातार खुराक मिलना चाहिए। अगर इस नवीनीकरण को नज़रअंदाज किया गया तो मस्तिष्क उस हाथ की तरह कुंद होने लगेगा जिसका प्रयोग न किया जाता हो। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति की योजना का अध्ययन करने पर आप देखेंगे कि छोटे कीड़े से लेकर इंसान तक हर जीवित प्राणी अपने शरीर के लगातार प्रयोग द्वारा ही विकास करता है और स्वस्थ बना रहता है। राउंड टेबल वार्ताओं से न सिर्फ व्यक्ति के उपयोगी ज्ञान का भंडार बढ़ता है, बल्कि उनके मस्तिष्क की शक्ति का विकास और विस्तार भी होता है। जो व्यक्ति स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही पढ़ना छोड़ देता है, वो कभी शिक्षित व्यक्ति नहीं बन पाएगा, भले ही उसने स्कूल में कितना ही ज्ञान हासिल किया हो। जिंदगी खुद एक महान पाठशाला है और विचार को प्रेरित करने वाली हर चीज़ें शिक्षक हैं। समझदार व्यक्ति यह बात जानता है। यही नहीं, वह दूसरे मस्तिष्क के संपर्क करने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है ताकि विचारों के आदान प्रदान से उसके मस्तिष्क का विकास हो। उपयोगी विचार का लाभकारी आदान प्रदान। इस तरह हम देखते हैं कि मास्टरमाइंड सिद्धांत का असीमित व्यवहारिक उपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने मस्तिष्क की शक्ति के साथ साथ दूसरे मस्तिष्कों के ज्ञान, अनुभव और मानसिक नज़रिए की शक्ति का लाभ भी उठा सकता है। एक व्यक्ति ने इस विचार को बहुत अच्छी तरह व्यक्त किया था, अगर आप मुझे $1 दें और मैं भी आपको $1 दूं, तो हम दोनों के पास उतनी ही रकम होगी जितनी पहले थी। लेकिन अगर मैं आपके एक विचार के बदले मैं आपको एक विचार दूं, तो हम दोनों को ही अपने समय के निवेश पर 100% लाभ होगा। मानवीय संबंध का और कोई रूप उस संबंध जितना लाभकारी नहीं है
जिसमें हम उपयोगी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह विचित्र किंतु सत्य है कि व्यक्ति छोटे से छोटे आदमी के मस्तिष्क से भी बहुत महत्वपूर्ण विचार हासिल कर सकता है। मैं एक उपदेशक की कहानी बताकर इस विचार का मतलब बताना चाहूँगा। इस उपदेशक ने अपने चर्च के अनपढ़ माली से एक ऐसा विचार पाया जिससे उसे अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुँचने में मदद मिली। इस उपदेशक का नाम रसेल कानवेल था। जीवन में उसका प्रमुख लक्ष्य एक कॉलेज स्थापित करना था, जिसके लिए वे बहुत समय से कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्हें $10 लाख से ज़्यादा रकम चाहिए थी, जो उन दिनों में बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। एक दिन रसेल कानवेल माली के साथ बात करने के लिए रुक गए, जो चर्च के लान को तराश रहा था। हल्की फुल्की चर्चा करने के बाद कानवेल ने सामान्य लहजे में टिप्पणी की कि चर्च की भैंस के उस पार वाली घास उनके लान की घास से ज़्यादा हरी है और अच्छी तरह तराशी हुई दिख रही थी। वे इस बात के माध्यम से बूढ़े माली को हल्की फटकार लगाना चाहते थे। बूढ़े माली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, वह घास ज़्यादा हरी दिखती है, लेकिन इसका कारण सिर्फ यह है कि हमें भैंस के इस तरफ की घास देखने की आदत पड़ चुकी है। इस वाक्य में कोई बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं थी। यह माली के आलस को छुपाने के बहाने से ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इसने रसेल कानवेल के उपजाऊ मस्तिष्क में एक विचार का बीज बो दिया। सिर्फ एक छोटा सा बीज, जो उन्हें अपनी बड़ी समस्या के समाधान की तरफ ले गया। उस छोटे से वाक्य से कानवेल के मन में एक भाषण का विचार पैदा हुआ। कानवेल ने यह भाषण तैयार किया और 4000 से ज़्यादा बार श्रोताओं के सामने दिया। उस भाषण का नाम ए कर्स ऑफ डायमंड्स, हीरो का खान था। इस भाषण का मुख्य विचार यह था, किसी को दूर जाकर अवसर खोजने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति इस समय जहाँ है वहीं पर उसे अवसर मिल सकता है। इसका कारण यह है कि भैंस के दूसरे तरफ की घास इस तरफ की घास से ज़्यादा हरी नहीं थे। इस भाषण से रसेल कानवेल को $8 लाख से ज़्यादा की आमदनी हुई। इस भाषण को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक कई सालों तक बेस्ट सेलर रही और आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। इससे मिलने वाले धन का उपयोग करके टेम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया की स्थापना की गई, जो अमेरिका की महान शैक्षणिक संस्थाओं में से एक है। इस भाषण ने यूनिवर्सिटी की स्थापना करने से ज़्यादा काम किया। इसके केंद्रीय विचार ने लाखों लोगों के मस्तिष्क को समृद्ध बनाया और उन्हें यह सिखाया कि वे जहाँ हैं वहीं अपने अवसर की तलाश करें। इस भाषण की फिलॉसफी आज भी उतनी ही कारगर है जितनी यह तब थी जब यह एक अनपढ़ माली के मुंह से निकली थी। यह बात याद रखें, हर सक्रिय मस्तिष्क प्रेरणा का संभावित स्रोत है, जिससे व्यक्ति जीवन में बहुत प्रमुख लक्ष्य को पाने या अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुमूल्य विचार हासिल कर सकता है। कई बार महान विचार छोटे मस्तिष्क से मिल जाते हैं, लेकिन आमतौर पर वे सबसे करीबी लोगों के मस्तिष्कों से मिलते हैं, जहां मास्टरमाइंड संबंध सचेतन रूप से बनाए जाते हैं और कायम रखे जाते हैं। कार्नेगी का मास्टरमाइंड अनुभव। एंड्रयू कार्नेगी मुझे यह कहानी सुनाने के बाद रुके और दूर देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई खास बात याद कर रहे हों। उन्होंने मुझे एकटक देखा, जिससे मुझे लगा कि वे अपनी खुद की मास्टरमाइंड कहानी बताने वाले हैं। मेरे करियर का सबसे लाभकारी विचार मुझे एक दोपहर को मिला, जब चार्ली श्वाब और मैं गोल्फ के मैदान में थे। 13वें होल में शॉट लगाने के बाद चार्ली ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा और कहा, यहाँ पर मैं आपसे 3 स्ट्रोक आगे हूँ बॉस, लेकिन मेरे मन में अभी एक विचार आया है जिससे आपको गोल्फ खेलने के लिए बहुत सा खाली समय मिलेगा। मेरी उत्सुकता जाग गई और मैंने उससे यह विचार बताने को कहा। उसने एक छोटे से वाक्य में मुझे वह बात बताई, जिसके बाद हर शब्द का मूल्य $10 लाख था। उसने कहा, अपने सभी स्टील प्लांट्स का एक बड़े कॉर्पोरेशन में विलय करके उसे वॉल स्ट्रीट बैंकर्स को बेच दें। खेल के दौरान इस बारे में और कोई बात नहीं हुई, लेकिन शाम को मैं उस सुझाव के बारे में सोचता रहा। उस रात को सोने से पहले मैंने उसके विचार के बीच को एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य में बदल दिया। अगले सप्ताह मैं चार्ली श्वाब को वॉल स्ट्रीट बैंकर्स के समूह के सामने एक भाषण देने के लिए न्यूयॉर्क भेजा। श्रोताओं में जे पियरपांट मॉर्गन भी शामिल थे। उस भाषण में यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉर्पोरेशन बनाने की योजना को विस्तार से बताया गया। योजना के मुताबिक मैंने अपने सभी स्टील प्लांट्स का विलय करके एक बड़ा कॉर्पोरेशन बनाया और उसे बेचकर रिटायर हो गया। मेरे पास किसी भी इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा दौलत आ चुकी थी। मैं एक बात पर जोर देना चाहूँगा,
चार्ली श्वाब का विचार कभी पैदा ही नहीं हुआ होता और मुझे उसका लाभ नहीं मिला होता यदि मैंने अपने सहयोगियों को नए विचार सोचने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया होता। यह प्रोत्साहन मैंने उनके साथ मास्टरमाइंड गठबंधन बनाकर दिया था, जिसमें चार्ली श्वाब भी शामिल थे। मुझे दोहराने दें, संबंध एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसकी महत्ता बढ़ जाएगी अगर हम इसे सामंजस्यपूर्ण शब्द भी जोड़ दें। दूसरे लोगों के मस्तिष्क के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाकर व्यक्ति विचार उत्पन्न करने की अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। जो इंसान इस महान सत्य को नज़रअंदाज करता है, वह खुद को हमेशा के लिए गरीबी और अभाव की खाई में गिरा लेता है। कोई भी व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं होता कि वह दूसरों के मित्रतापूर्ण सहयोग के बिना दुनिया पर अपना प्रभाव डाल सके। इस विचार को कभी न भूलें, क्योंकि सफलता के दरवाजे खोलने और व्यक्तिगत उपलब्धि के शिखर तक पहुंचने के लिए सिर्फ यही विचार काफ़ी हैं। बहुत से लोग सफलता की तलाश दूर करते हैं। वे अपने आसपास सफलता की तलाश नहीं करते और अक्सर वे जटिल योजनाओं के माध्यम से सफलता की तलाश करते हैं या फिर किस्मत या चमत्कार की बदौलत सफल होना चाहते हैं। जैसा रसेल कानवेल ने प्रभावी तरीके से बताया है, कुछ लोग यह सोचते हैं कि जहां वे खड़े हैं वहां से फेस के उस पार वाले हिस्से की घास ज़्यादा हरी है। यह सोचकर वे उन विचारों और अवसरों के रूप में मौजूद हीरो की खान को अनदेखा कर देते हैं, जो उनके सहयोगियों के मस्तिष्कों के माध्यम से उनके लिए सहज सुलभ है। मैंने अपने हीरो की खान वही पाई जहां मैं खड़ा था और जिस दौरान मैं गर्म स्टील ब्लास्ट फर्नेस की चमक को देख रहा था। मुझे वह दिन बहुत अच्छी तरह याद है जब मेरे मन में यह विचार आया कि मैं किसी दूसरे को हीरे की खान में कर्मचारी के रूप में काम करने के बजाय स्वयं की स्टील कंपनी स्थापित करूं। पहले तो यह विचार बहुत निश्चित नहीं था। यह निश्चित लक्ष्य नहीं, सिर्फ इच्छा थी, लेकिन मैं इसे अपने मस्तिष्क में बार बार दोहराता रहा और इसके बारे में सोचता रहा। और एक दिन ऐसा आया जब मुझे इस विचार को प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं रही। अब वह विचार मुझे प्रेरित करने लगा। उस दिन मैंने गंभीरता से अपनी खुद की हीरो की खान में काम करना शुरू किया और मैं यह देखकर हैरान रह गया कि निश्चित प्रमुख लक्ष्य अपने भौतिक समतुल्य में बदलने का रास्ता कितनी जल्दी खोज लेता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि व्यक्ति क्या चाहता है। अगली महत्वपूर्ण बात हीरो की खान की खुदाई शुरू करना है। यह काम व्यक्ति को वहीं शुरू कर देना चाहिए जहां वह है। उसे उपलब्ध औजारों के उपयोग से ही यह काम शुरू कर देना चाहिए, भले ही उसके पास सिर्फ विचार के औजार हो। अगर व्यक्ति के मन में आस्था है और वह उपलब्ध औजारों का अच्छा उपयोग करता है, तो उचित समय आने पर उसकी ज़रूरत के मुताबिक दूसरे और बेहतर औजार अपने आप उसके सामने हाथ में आ जाएंगे। जो लोग मास्टरमाइंड सिद्धांत को समझते हैं और इसका उपयोग करते हैं, उन्हें आवश्यक औजार उन लोगों की तुलना में ज़्यादा जल्दी मिलेंगे जो इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं। हर मस्तिष्क को दूसरे मस्तिष्कों के मित्रतापूर्वक संपर्क की ज़रूरत होती है ताकि उसे विस्तार और विकास के लिए पोषण मिल सके। जिस बुद्धिमान व्यक्ति के पास जीवन में कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य होता है, वह बहुत ही सावधानी से ऐसे मस्तिष्क चुनता है जिनके संपर्क में वो आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जानता है कि वह जिसके भी साथ रहेगा उसके व्यक्तित्व का कुछ न कुछ हिस्सा उसमें भी आ जाएगा। उस व्यक्ति के सफल होने की संभावना ज़्यादा नहीं है जो अपने से ज़्यादा ज्ञानी लोगों के साथ रहने की आदत नहीं डालता है। कोई भी व्यक्ति अपने वरिष्ठों के स्तर तक ऊपर उठ सकता है या अपने कनिष्ठों के स्तर तक नीचे गिर सकता है। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कैसे सहयोगी चुने हैं। अंत में मैं एक बार फिर अपना विचार बताना चाहूँगा। तनख्वाह के लिए काम करने वाले हर प्रोफेशनल को इसे पहचानना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। विचार यह है कि हर नौकरी ज़्यादा ऊंचे पद की शिक्षा होती है और ऐसा ही होना चाहिए। हर प्रोफेशनल व्यक्ति को दो महत्वपूर्ण पारिश्रमिक मिलते हैं। पहला पारिश्रमिक तो तनख्वाह है और दूसरा है उस काम से हासिल अनुभव। ज़्यादातर मामलों में अनुभव तनख्वाह से ज़्यादा मूल्यवान होता है। अनुभव के रूप में व्यक्ति को जो अतिरिक्त या अप्रत्यक्ष आमदनी मिलती है वह काफ़ी हद तक उनके मानसिक नज़रिए पर निर्भर करती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने सहकर्मियों के साथ कैसे संबंध बनाता है, अपने वरिष्ठों के साथ भी और अपने कनिष्ठों के साथ भी। अगर उसका नज़रिया सकारात्मक तथा सहयोगपूर्ण है और वह एक मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत डाल लेता है, तो वह यकीनन तरक्की करेगा और बड़ी तेज़ी से करेगा। इस तरह हम देखते हैं कि आगे निकलने वाले लोग न सिर्फ मास्टरमाइंड सिद्धांत का व्यवहारिक प्रयोग करते हैं, बल्कि वे एक मील ज़्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत और निश्चित लक्ष्य के सिद्धांत पर भी अमल करते हैं। ये तीनों सिद्धांत आपस में अभिन्न रूप से जुड़े हैं और ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं।
समर्पित संबंध के पुरस्कार। समर्पित संबंध इंसान की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन होता है। यह आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संबंध इन सभी तथ्यों से बनता है। घर वह जगह है जहां अधिकांश मास्टरमाइंड गठबंधनों की शुरुआत होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन साथी समझदारी से चुना है, अगर वह आर्थिक दृष्टि से समझदार है तो वह अपने जीवन साथी को ही मास्टरमाइंड समूह का पहला सदस्य बनाएगा। पारिवारिक गठबंधन में न सिर्फ समर्पित दंपति शामिल होना चाहिए, बल्कि उस घर में रहने वाले परिवार के सभी सदस्य भी शामिल होना चाहिए, खासतौर पर बच्चे। जो लोग किसी निश्चित लक्ष्य के लिए आपस में जुड़ते हैं, मास्टरमाइंड सिद्धांत उन लोगों की आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय कर देता है। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति अमूर्त दिख सकती है, लेकिन यही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब जीवन साथियों के बीच पूर्ण सामंजस्य, समझ, सहानुभूति और एक लक्ष्य पर आधारित समर्पित संबंध बन जाता है, तो यह संबंध बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है और व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। किसी दंपति के बीच मनमुटाव अक्षम्य है, चाहे यह किसी भी कारण से हो। यह अक्षम्य इसलिए है क्योंकि इससे दोनों की सफलता के अवसर नष्ट हो सकते हैं, भले ही उनमें सफल होने का हर आवश्यक गुण हो। मैं यहाँ दोनों जीवन साथियों को एक सुझाव भी देना चाहूँगा। अगर इस सुझाव पर ध्यान दिया जाए और इस पर अमल किया जाए तो यह ज़िंदगी भर की गरीबी व दुख और ज़िंदगी भर की अमीरी व सुख के बीच का अंतर बन सकता है। किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में जीवन साथी पर व्यक्ति का ज़्यादा प्रभाव होता है। अगर दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित होने का चुनाव करते हैं तो इसका मतलब यह है कि दोनों को ही एक दूसरे का प्रेम और विश्वास हासिल है। ज़िंदगी में जो नौ मूलभूत उद्देश्यों को लोगों को स्वेच्छा से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनमें प्रेम पहले स्थान पर आता है। प्रेम होने पर दोनों ही एक दूसरे को ऐसी भावना से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं जो असफलता को पहचानती ही नहीं है। लेकिन याद रखें कि तंग करने, ईर्ष्या, दोष खोजने और उदासीनता से प्रेम को पोषक नहीं मिलता है। इनसे तो यह मर जाता है। समझदार जीवन साथी हर दिन मास्टरमाइंड सिद्धांत के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित करेंगे, जिस दौरान वे प्रेम और समझ के साथ साझी रुचियों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। ऐसी बातचीत के लिए सुबह के भोजन या रात को सोने से ठीक पहले का समय सबसे अच्छा होता है। भोजन करते समय पति पत्नी के बीच मित्रतापूर्ण बातचीत होना चाहिए। उस दौरान दोषारोपण नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी के भरा माहौल होना चाहिए और दोनों को ही साझी रुचि के सुखद विषयों पर बातचीत करना चाहिए। परिवार के जितने रिश्ते भोजन के समय टूटते हैं, उतने दूसरे समय नहीं टूटते, क्योंकि कई परिवार इसी समय अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं या बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। दोनों जीवन साथियों को एक दूसरे के व्यवसाय या काम में गहरी रुचि लेना चाहिए और उसके हर पहलू से परिचित होना चाहिए। जब 2 लोग शादी करते हैं तो दोनों ही उनके संयोग रूपी कंपनी में निवेश करते हैं। अगर दोनों मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करके सामंजस्यपूर्ण संबंध बना लेंगे तो उनकी कंपनी के शेयर का मूल्य निरंतर बढ़ता रहेगा। समझदार जीवन साथी अपनी इस कंपनी का बिजनेस सावधानी से बजट बनाकर चलाएगा और कभी आमदनी से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। बहुत सी शादियाँ इसी वजह से दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनकी कंपनी को चलाने के लिए पैसा खत्म हो जाता है। और यह सिर्फ कहावत ही नहीं है कि जब गरीबी अगले दरवाजे पर दस्तक देती है तो प्रेम पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। सुंदर तस्वीर की तरह प्रेम को भी सही फ्रेम और सही रोशनी से सजाने की ज़रूरत होती है। शरीर की ही तरह प्रेम को भी पोषण और आहार देने की ज़रूरत होती है। प्रेम उदासीनता, ताने देने, दोष खोजने या हावी होने से नहीं बढ़ाता है। प्रेम सबसे ज़्यादा समृद्ध तब होता है जब दंपति एक साझा लक्ष्य बनाकर इसे पोषण देते हैं। जो जीवन साथी इस बात को याद रखेगा वो हमेशा अपने साथी के जीवन में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना रहेगा। जो जीवन साथी इस बात को भूल जाएगा, उसका साथी कार उद्योग की भाषा में किसी नए मॉडल के लिए पुराने मॉडल को बदलने के अवसर खोजेगा। आजीविका कमाने की जिम्मेदारी एक पर हो या दोनों पर, दोनों जीवन साथियों को ही कैरियर के झटकों और अवरोधों को सुखद बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके लिए सुखद परिवार या ज़िंदगी की योजना बनाकर कैरियर के लिए आवश्यक सामाजिक गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। अगर जीवन साथी के प्रति सच्चा प्रेम हो तो इससे पूरा परिवार सुखी रहता है। शर्त सिर्फ यह है कि पूरे परिवार से समान प्रेम होना चाहिए और अपने जीवन साथी या बच्चों के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए। जहाँ पारिवारिक मास्टरमाइंड संबंध का आधार प्रेम होता है, वहाँ परिवार आर्थिक स्थिति के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता है, क्योंकि प्रेम सभी बाधाओं, समस्याओं और मुश्किलों को जीत लेता है। पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और वे हर परिवार में होती हैं,
लेकिन प्रेम सभी समस्याओं को सुलझा देता है। अगर आप प्रेम की रोशनी को चमकने देंगे तो हर चीज़ आपकी इच्छा के हिसाब से ढल जाएगी। मैं जानता हूँ कि यह समझदारीपूर्ण सलाह है, क्योंकि मैंने अपने खुद के दाम्पत्य जीवन में इस तरह की सलाह पर अमल किया है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसी की बदौलत मुझे भौतिक सफलता मिली है। लेखक की टिप्पणी। कार्नेगी की स्वीकारोक्ति बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि उन्होंने $50 करोड़ से ज़्यादा दौलत इकट्ठी की थी। कार्नेगी ने विशाल दौलत कमाई, लेकिन उनके पारिवारिक मित्र जानते हैं कि उनकी पत्नी उनकी सफलता का प्रमुख कारण थी। मास्टरमाइंड संबंधों की सफलता के दूसरे उदाहरण। एंड्रयू कार्नेगी ने बात को जहां छोड़ा है, हम वहीं से इसके सूत्र उठाते हैं। हम यह बताना चाहेंगे कि पारिवारिक मास्टरमाइंड संबंध के बारे में कार्नेगी ही एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिन्हें ऐसा अनुभव हुआ था। हेनरी फोर्ड और उनकी पत्नी के करीबी मित्र यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि फोर्ड के औद्योगिक साम्राज्य को बनाने में उनके बीच के मास्टरमाइंड संबंध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनता श्रीमती फोर्ड के बारे में बहुत कम जानती है, लेकिन सच यही है कि उन्होंने अपने पति के जीवन पर सशक्त प्रभाव डाला था, जो विवाह के शुरुआती दिनों से लेकर अंत तक जारी रहा। थॉमस एडिसन ने भी यह माना था कि उनकी पत्नी उनकी प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत थे। दोनों हर दिन मास्टरमाइंड बैठकें किया करते थे। आमतौर पर यह बैठकें एडिसन के दिन का काम खत्म होने के बाद होती थी और कोई भी चीज़ बैठक में बाधा नहीं डाल सकती थी। श्रीमती एडिसन किसी को ऐसा नहीं करने देती थी, क्योंकि वे जानती थी कि पति के प्रयोगों में उनकी गहरी रुचि कितनी महत्वपूर्ण थी। एडिसन अक्सर देर रात तक काम करते रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी उनके घर लौटने का इंतजार करती थी। वे अपने पति का दिन भर की सफलताओं और असफलताओं के बारे में सुनने के लिए उत्सुक रहती थी। उन्हें अपने पति के हर प्रयोग की जानकारी थी और वे उनके काम में गहरी दिलचस्पी लेती थी। वे एडिसन के लिए एक तरह का साउंडिंग बोर्ड थे। उनके माध्यम से एडिसन आम लोगों के नज़रिए से अपने काम को देख सकते थे। यह भी कहा जाता है कि कई बार उन्होंने एडिसन को कई मुश्किलों समस्याओं को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण सुराग भी दिए। कई लोगों का मानना है कि श्रीमती एडिसन की बदौलत ही एडिसन, हेनरी फोर्ड, हार्वे फायरस्टोन और जॉन बेरोज के बीच का मास्टरमाइंड गठबंधन बना। जब इस गठबंधन की वार्षिक बैठक होती थी तो अखबार में उनकी खबर छपती थी। अगर इससे महत्वपूर्ण लोग मास्टरमाइंड संबंधों को इतना मूल्यवान मानते थे, तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी यही सोचना चाहिए जो दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रेम और रोमांस ने सभी महान लीडर्स के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रॉबर्ट और एलिजाबेथ ब्राउनिंग की कहानी इस बात का प्रमाण है। जब उन्होंने इस अनदेखी भावनाओं को पहचाना और इसका सम्मान किया, तो उसने इन महान कवियों को प्रेरणा मिली। इतिहासकारों का कहना है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पहली पत्नी जोसेफाइन की प्रेरणा की बदौलत ही नेपोलियन की सैन्य शक्ति का उदय हुआ। बहरहाल, जब शक्ति की महत्वाकांक्षा की खातिर नेपोलियन ने जोसेफाइन को अलग कर दिया, तो उनकी सफलता कम होने लगी। कुछ समय बाद उन्हें पराजय झेलना पड़ी और सेंट हेलेना टापू का निर्वासन भी हुआ। यहाँ पर इस तथ्य का जिक्र करना उचित होगा कि व्यावसायिक दुनिया में आज भी ऐसे कई नेपोलियन हिल हैं जिन्होंने इसी कारण से पराजय का सामना करना पड़ा। इन दिनों तलाक बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। अक्सर जीवन साथी शक्ति, शोहरत और दौलत हासिल होने तक तो अपने मास्टरमाइंड संबंधों को बनाए रखते हैं, लेकिन उसके बाद वे नए मॉडल को खातिर पुराने मॉडल को छोड़ देते हैं। जैसा एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था, चार्ल्स एम श्वाब की कहानी अलग थी। उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन बनाकर शोहरत और दौलत हासिल की थी। इसमें उन्हें अपनी पत्नी का सहयोग भी मिला, जिसके साथ श्वाब की पारिवारिक मास्टरमाइंड गठबंधन था। उनके ज़्यादातर वैवाहिक जीवन में वे बीमार रहे, लेकिन इस वजह से श्वाब ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वे अपनी पत्नी की मृत्यु तक निष्ठापूर्वक उनके साथ रहे, क्योंकि श्वाब मानते थे कि वफादारी दृढ़ चरित्र की पहली आवश्यकता है। चूँकि वफादारी का विषय आ ही गया है, इसलिए सुझाव देना अनुचित नहीं होगा कि व्यावसायिक मास्टरमाइंड संबंधों में लोगों के बीच वफादारी न होने से ही ज़्यादातर व्यावसायिक असफलताएं मिलती हैं। जब तक व्यावसायिक सहयोगी एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं, तब तक आमतौर पर वे अपनी पराजयों और असफलताओं से उबरने का तरीका खोज लेते हैं। जिन युवकों को एंड्रयू कार्नेगी नीचे से उठाकर ऊंची तनख्वाह वाले एग्जीक्यूटिव पदों पर बैठाते थे, उनमें वे चरित्र का जो पहला गुण देखने को मिलता था, वो वफादारी ही थी। वे अक्सर कहते थे कि अगर कर्मचारी में वफादारी का गुण नहीं है, तो उसके पास अच्छे चरित्र का सही नींव नहीं है।
वे बहुत चतुराई से और कई तरीकों से कर्मचारियों का इम्तिहान लेते थे तथा यह देखते थे कि उनमें वफादारी है या नहीं। वे प्रमोशन देने से पहले और उसके बाद इम्तिहान लेते थे। वे तब तक इम्तिहान लेते रहते थे जब तक कि कर्मचारी की वफादारी के बारे में कोई शक न रहे। उनकी पैनी दृष्टि के परिणामस्वरूप उन्होंने कर्मचारियों की वफादारियों का मूल्यांकन करने में बहुत कम गलतियाँ की थी। क्या करें क्या ना करें। गठबंधन के बाहर के लोगों को अपने मास्टरमाइंड गठबंधन का उद्देश्य न बताएं। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके गठबंधन के बाकी सदस्य भी ऐसा ही करें। इसका कारण यह है कि आलसी, आलोचक और ईर्ष्यालु लोग जिंदगी के हाशिए पर खड़े होकर अपने से आगे निकलने वाले लोगों के मन में हताशा के बीज बोझने का मौका तलाशते रहते हैं। अपनी योजनाएं अपने तक ही रखकर इस मुश्किल से बचें। सिर्फ अपने कामों और उपलब्धियों द्वारा ही दूसरे को अपनी योजनाओं की जानकारी मिलने दें। मास्टरमाइंड बैठक में नकारात्मक मानसिक नज़रिए के साथ न जाएं। याद रखें, अगर आप अपने मास्टरमाइंड समूह के लीडर हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि गठबंधन का हर सदस्य गहरी रुचि और उत्साह से प्रेरित हो। आप नकारात्मक होकर ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर लीडर ही अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य के बारे में शंका, अनिर्णय या अनास्था की प्रवृत्ति दिखाता है तो बाकी सदस्य उत्साह से काम कैसे कर सकते हैं। अपने मास्टरमाइंड सहयोगियों में प्रबल उत्साह भरने के लिए खुद भी उत्साहित रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपके मास्टरमाइंड गठबंधन के हर सदस्य को पर्याप्त पारिश्रमिक मिलता रहे। वे आपकी सफलता में जितना योगदान दे रहे हो उन्हें किसी न किसी रूप में उसी अनुपात में पारिश्रमिक मिलना चाहिए। याद रखें कि जब तक किसी को कोई लाभ नहीं होगा तब तक वह उत्साह के साथ काम नहीं करेगा। उन 9 मूलभूत उद्देश्यों को याद रखें जिनसे प्रेरित होकर लोग स्वेच्छा से काम करते हैं। यह भी देखें कि आपका हर मास्टरमाइंड सहयोगी आपको वफादारी, उत्साह और पूर्ण विश्वास देने के लिए सही तरीके से प्रेरित हो। अगर आप आर्थिक लाभ के उद्देश्यों से अपने मास्टरमाइंड साथियों से जुड़े हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपको जितना मिल रहा हो आप उससे ज़्यादा दें। 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत का पालन करें। अगर आप इस सिद्धांत का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो किसी के आग्रह करने से पहले ही यह काम स्वेच्छा से कर दें। अपने मास्टरमाइंड गठबंधन में प्रतिस्पर्धियों को न रखें। रोटरी क्लब की इसमें ऐसे लोगों को शामिल करें जो न एक दूसरे के विरोधी हो, न ही उनकी आपस में कोई प्रतिस्पर्धा हो। शक्ति, डर या दबाव के माध्यम से अपने मास्टरमाइंड समूह पर हावी होने की कोशिश न करें। इसके बजाय कूटनीति से अपनी लीडरशिप कायम रखें जो वफादारी और सहयोग के निश्चित उद्देश्य पर आधारित हो। शक्ति द्वारा लीडरशिप कायम रखने के दिन अब लग चुके हैं। उन्हें दोबारा लाने की कोशिश न करें क्योंकि सभ्य समाज में उनकी कोई जगह नहीं है। अपने मास्टरमाइंड सहयोगियों में फेलोशिप का भाव उत्पन्न करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने से न चूकें, क्योंकि मित्रतापूर्ण टीम वर्क से आपको वो शक्ति मिलती है जो किसी दूसरे तरीके से नहीं मिल सकती। मानव जाति के इतिहास में सबसे सशक्त मास्टरमाइंड गठबंधन अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया था। इसके लीडर्स ने पूरी दुनिया के सामने घोषणा की थी कि उनका निश्चित प्रमुख लक्ष्य दुनिया के सभी देशों में, चाहे वे पराजित हो या विजेता, मानवीय स्वतंत्रता स्थापित करने का संकल्प है। यह घोषणा युद्ध की 1000 विजयों के बराबर मूल्यवान थी, क्योंकि इससे युद्ध से प्रभावित होने वाले लोगों का विश्वास जागृत हुआ। सैन्य क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र, विश्वास के बिना मास्टरमाइंड संबंध नहीं बन सकता। विश्वास सभी सामंजस्यपूर्ण संबंधों का आधार है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गठबंधन लंबे समय तक चलता रहे और आपको फ़ायदा पहुंचाता रहे तो अपना मास्टरमाइंड गठबंधन बनाते समय आपको यह याद रखना चाहिए। मैंने अब आपको व्यक्तिगत शक्ति के महानतम स्रोत यानी मास्टरमाइंड के कार्यकारी सिद्धांत के बारे में बता दिया है। इस फिलॉसफी के पहले 4 सिद्धांतों 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत, निश्चित लक्ष्य, मास्टरमाइंड और अगले सिद्धांत के समन्वय से व्यक्ति उस शक्ति के रहस्य को समझ सकता है जो अमेरिकी की चाबी से मिल सकती है। इसलिए मैं आपको यह बता दूं कि अगले सत्र में आप आशावादी नज़रिए से आएँ, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जिस शक्ति को विज्ञान अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है, उसे पूरी तरह से समझने का उपाय क्या है। यही नहीं, मैं आपको यह फार्मूला भी बताऊंगा जिसके द्वारा आप उस शक्ति को पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्याय 9, आस्था का प्रयोग। कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे लोग वक्ता की आखिरी घोषणा सुनकर दुविधा में पड़ गए। वह किस शक्ति का जिक्र कर रहा था। कुछ लोगों ने डिनर करते समय सोचा कि शायद उसका इशारा सूर्य की शक्ति की तरफ था।
बाकियों ने सोचा कि शायद उसे न किसी नई तरह की शक्ति की जानकारी होगी जिसका अभी दुनिया को पता नहीं चला है। बहरहाल शक्ति चाहे जो भी हो, सभी श्रोताओं को इस बात का पूरा यकीन था। वक्ता इस विषय पर भी पहले की तरह ही आकर्षण और ज्ञानवर्धक बात बताएगा। 8 दिन के इस सम्मेलन के 7वें दिन की सुबह का सत्र शुरू हो गया। जब श्रोता कॉफ़ी का मग उठाकर हॉल में आए तो माहौल गंभीर था। प्रतिष्ठित वक्ता वहाँ पहले से मौजूद था और अपने नोट्स में डूबा हुआ था। वह गहन विचार में डूबा था और बहुत गंभीर था। उसने अपनी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह रोमांचित और तारोचादा दिखने लगा। उसने बोलना शुरू किया, आस्था सम्राट की तरह होती है। यह सिर्फ उसी मस्तिष्क में प्रवेश करती है जिसे इसके लिए पूरी तरह से तैयार किया गया हो। यह उसी मस्तिष्क में आती है जिसे आत्म अनुशासन द्वारा व्यवस्थित किया गया हो। निश्चित रूप से इन शब्दों ने सबका पूरा ध्यान खींच लिया। सम्राट की ही तरह आस्था को भी मस्तिष्क के महल का सर्वश्रेष्ठ कक्ष दिया जाना चाहिए। यह दासों के कमरों में नहीं रहती है और यह ईर्ष्या, लोभ, अंधविश्वास, नफरत, प्रतिशोध, दंभ, शंका, चिंता या डर के साथ भी नहीं रहती है। अगर आप इस सत्य का महत्व पूरी तरह समझ लेंगे तो आप उस रहस्यमय शक्ति को समझने की राह पर आगे बढ़ जाएंगे जिसने युगों युगों से वैज्ञानिकों को द्विधा में डाल रखा है। इससे आप आत्म अनुशासन द्वारा अपने मस्तिष्क को तैयार करने की ज़रूरत को भी समझ लेंगे। इसके बाद ही आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि आस्था आपके मस्तिष्क में अस्थायी मेहमान की तरफ रहेगी। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, हर व्यक्ति में कोई न कोई ऐसा गुण होता है जो मैं उससे सीख सकता हूँ और मैं उसका शिष्य बन जाता हूँ। मैं अब आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊँगा जिसने मानव जाति का बहुत उपकार किया है। इस उदाहरण से आपको यह पता चल जाएगा कि आस्था के लिए मस्तिष्क को कैसे तैयार किया जाता है। इसके साथ ही वक्ता ने पूरे चमड़े के कवर वाली एक पुरानी पुस्तक निकाली और पहले से रेखांकित पृष्ठ खोल लिया। उसने कहा, अब मैं आपको उसकी कहानी बताता हूँ। और फिर वह जोर जोर से पढ़ने लगा। 1929 में जब मंदी शुरू हुई तो मैंने संकटों के विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किया, जो दुनिया का सबसे महान विश्वविद्यालय है। यहीं पर मुझे अपने भीतर छिपी उस दौलत का पता चला जिसका मैंने अब तक इस्तेमाल नहीं किया था। यह एहसास मुझे एक दिन सुबह हुआ जब मुझे यह नोटिस मिला कि मेरे बैंक के दरवाजे बंद हो गए थे और अब शायद कभी नहीं खुलेंगे। इसके बाद मैंने अपनी छवि दौलत यानी अमूर्त दौलत की सूची बनाई जिसका मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैं आपको भी यह सूची बताना चाहूँगा। मैं सूची की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ से शुरू करता हूँ, आस्था। अपने दिल में गहराई से टटोलने पर मैंने पाया कि आर्थिक हानि होने के बावजूद असीम बुद्धि तथा लोगों में मेरी प्रबल आस्था थी। मुझे इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एहसास हुआ कि आस्था वह सब हासिल कर सकती है जो दुनिया भर के पैसे से हासिल नहीं हो सकता। जब मेरे पास बहुत सारा धन था तो मैंने गलती से यह मान लिया कि धन शक्ति का अस्थायी स्रोत हो सकता है। अब मुझे यह आश्चर्यजनक बात पता चली कि आस्था के बिना धन सिर्फ धातु है जिसमें खुद की कोई शक्ति नहीं होती। शायद ज़िंदगी में पहली बार मैंने अस्थायी आस्था का प्रबल शक्ति को पहचाना। इसके बाद मैंने सावधानी से विश्लेषण किया कि मेरे पास इस प्रकार की कितनी दौलत है। विश्लेषण करने पर मुझे हैरानी और संतुष्टि की मिली जुली भावनाएं महसूस हुई। यह विश्लेषण मैंने जंगल में जाकर किया। मैं भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहता था। मैं शहर के कोलाहल से दूर जाना चाहता था। मैं आधुनिक सभ्यताओं के प्रपंचों और बाधाओं से दूर चला जाना चाहता था। मैं दूसरों के डर से मुक्ति पाना चाहता था। मैं शांति में साधना करना चाहता था। आह, शांति शब्द में कितनी संतुष्टि छिपी है। यात्रा के दौरान मुझे बलूत का विशाल वृक्ष मिला। उसकी बगल में उसका छोटा सा फल पड़ा था जिसे मैंने उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया। मेरे मन में यह विचार आया कि इस पेड़ की उम्र बहुत ज़्यादा होगी और जब जॉर्ज वाशिंगटन बच्चे होंगे तब भी शायद यह ऊंचा पूरा होगा। उस विशाल वृक्ष को देखते हुए मैंने सोचा कि वह भी किसी छोटे से बीज से उगा होगा। मुझे यह एहसास भी हुआ कि इस धरती पर रहने वाले सारे लोग भी ऐसा पेड़ नहीं बना सकते हैं। मेरे मन में यह ख्याल भी आया कि असीम बुद्धि ने ही इसके बीज की रचना की होगी जिससे पेड़ उत्पन्न हुआ। फिर असीम बुद्धि ने ही उस बीज को अंकुरित किया और उसे धरती की मिट्टी से ऊपर उठाया। फिर मुझे यह एहसास हुआ कि सबसे बड़ी शक्तियाँ बैंक बैलेंस या भौतिक चीज़ों में नहीं है, वे तो अमूर्त होती हैं। मैंने मुट्ठी भर काली मिट्टी उठाकर अपने हाथ में रखे बीज को ढक दिया। अब मेरे हाथ में वह सारी मूर्त सामग्री थी जिससे वह विशाल वृक्ष उगा था। बलूत के उस विशाल वृक्ष के पास से मैंने एक पत्ती तोड़ी
उसका आकार बहुत सुंदर था। मैंने महसूस किया कि इस पत्ती को भी उसी असीम बुद्धि ने बनाया है जिसने बलूत के वृक्ष को बनाया है। मैं जंगल में आगे चलता गया जब तक कि मैं साफ चमकते पानी की बहती नदी के पास नहीं पहुंच गया। अब तक मैं थक चुका था, इसलिए आराम करने के लिए नदी के किनारे बैठ गया। वहां बैठकर मैं समुंदर की तरफ कल कल बहती नदी का सुरीला संगीत सुनने लगा। यह देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में मैं इसी तरह की नदी के पास खेलता था। पानी के कल कल करते संगीत को सुनते समय मुझे अपने भीतर एक अदृश्य सत्ता या बुद्धि का एहसास हुआ, जिसने मुझे पानी की मनमोहक कहानी बताई। वह कहानी इस तरह है। पानी, साफ चमत्कार पानी। तुम तब से सेवा कर रहे हो जब से हमारी धरती शीतल हुई है और इस पर इंसान, जानवर तथा पौधे रह रहे हैं। पानी, अगर तुम मेरी भाषा बोल सकते तो तुम अपनी कहानी कितनी अच्छी तरह से बता सकते। तुम अरबों लोगों की प्यास बुझाते हो, फूलों को पोषण देते हो, भाप बनकर मशीनों के लिए पहिए घुमाते हो, फिर जमकर अपने मूल रूप में लौट आते हो। तुमने गंदगी साफ की है, सड़कें धोई है, इंसानों और जानवरों की अनगिनत सेवाएं की हैं। तुम हमेशा अपने उद्गम यानी समुद्र तक लौटते हो ताकि वहां तुम शुद्ध बन सको और एक बार फिर से सेवा की अपनी यात्रा शुरू कर सको। तुम सिर्फ एक ही दिशा में चलते हो, उस समुद्र की तरफ जहां से तुम्हारा उद्गम हुआ है। तुम हमेशा गतिमान रहते हो, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम हमेशा खुश दिखते रहते हो। पानी, साफ शुद्ध चमकता पानी। चाहे कितने ही गंदे कामों में तुम्हारा उपयोग हो, अंत में तुम स्वयं को स्वच्छ कर लेते हो। न तो तुम्हें बनाया जा सकता है, न ही तुम्हें नष्ट किया जा सकता है। तुम जीवन की तरह हो। तुम्हारे उपकार के बिना इस धरती पर जीवन का कोई रूप संभव ही नहीं है। और नदी का पानी कल कल करके खिलखिलाता हुआ समुद्र की तरफ अपने रास्ते चला गया। इसके साथ ही पानी की कहानी खत्म हो गई। बहरहाल इसमें मैंने एक महान प्रवचन सुन लिया था। मैं बुद्धिमत्ता के महानतम रूप के बहुत पास पहुंच गया था। बहते पानी में भी मैंने उसी असीम बुद्धि का प्रमाण महसूस किया जिसने छोटे से बीज से बलूत का इतना विशाल वृक्ष उत्पन्न किया, जिसने इतनी यांत्रिक कुशलता से सुंदर पत्तियां बनाई जो इंसान के बूते से बाहर की बात थी। पेड़ों की छाया लंबी हो रही थी और दिन ढलने वाला था। जब सूर्य धीरे धीरे पश्चिम क्षितिज में उतरने लगा तो मुझे यह एहसास हुआ कि इसने मेरे सुने गए जबरदस्त प्रवचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सूर्य की कृपा और मदद के बिना बीज बलूत के वृक्ष में नहीं बदल सकता था। सूर्य की मदद के बिना नदी का बहता हुआ साफ पानी हमेशा समुद्र में ही कैद रहता और इस धरती पर जीवन कभी संभव ही नहीं हो पाता। इन विचारों से वह प्रवचन सुंदर तरीके से खत्म हुआ। यह जिंदगी में सूर्य, पानी और धरती के अनूठे रोमांस का विचार था, जिसके सामने रोमांस के बाकी सभी रूप महत्वहीन लगते थे। मैंने एक छोटा सा सफ़ेद कंकड़ उठाया जो नदी के पानी से चमकदार बन गया था। जब मैंने इसे अपनी मुट्ठी में रखा तो मुझे अपने भीतर से एक और प्रभावशाली प्रवचन सुनाई दिया। जिस असीम बुद्धि ने मेरे मस्तिष्क को प्रवचन सुनाया वह कह रही थी, इंसान देखो तुम्हारे हाथ में कितना बड़ा चमत्कार है। मैं सिर्फ पत्थर का छोटा सा कंकड़ हूँ, पर दरअसल मैं अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड हूँ। मुझ में हर वह चीज़ है जो तुम्हें सृष्टि में मिलती है या सितारों के बीच दिखती है। मैं निर्जीव और गतिहीन नजर आता हूँ, लेकिन यह भ्रम है। मैं अणुओं से बना हूँ जिसमें बहुत से परमाणु है। हर परमाणु अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड है जिसके भीतर अनगिनत इलेक्ट्रॉन हैं जो बहुत अविश्वसनीय गति से भागते हैं। मैं पत्थर का निर्जीव पदार्थ नहीं हूँ, बल्कि अथक ऊर्जा की इकाइयों का सुव्यवस्थित समूह हूँ। मैं ठोस दिखता हूँ, लेकिन यह रूप भी भ्रम है क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बहुत दूरी पर हैं। धरती पर रहने वाले इंसान, मुझे गौर से देखो। यह याद रखो कि इस ब्रह्मांड की महान शक्तियाँ अमूर्त होती हैं और जीवन के सच्चे मूल्य में वे जिनका बैंक बैलेंस से कोई संबंध नहीं होता है। यह विचार इतना ज्ञानवर्धन था कि मैं स्तब्ध रह गया। अब मैं यह समझ गया था कि मेरे हाथ में पत्थर नहीं, बल्कि उसी ऊर्जा का छोटा सा रूप था जो सूर्य, सितारों और पृथ्वी को आपस में बांधे हैं। चिंतन से मुझे उस सच्चाई का ज्ञान हुआ कि सृष्टि नियम के हिसाब से चलती है, जिसका पालन छोटे से कंकड़ में भी होता है। मुझे यह समझ में आ गया कि उस छोटे से कंकड़ में भी प्रकृति के रोमांस और वास्तविकता का समन्वय है। मुझे यह भी समझ में आ गया कि उस छोटे से कंकड़ के भीतर कल्पनातीत तथ्य छिपे थे। इससे पहले मैंने प्राकृतिक नियमों, व्यवस्था और उद्देश्य के प्रमाण का महत्व कभी इतनी प्रबलता से महसूस नहीं किया था। ये नियम हर उस चीज़ में प्रकट होते हैं
जिसे इंसान देख सकता है। इससे पहले मैंने कभी खुद को असीम बुद्धि के इतना करीब महसूस नहीं किया था। यह एक सुंदर अनुभव था। प्रकृति के वृक्षों और बहती हुई नदी के पास मैं शांति से बैठा था। इस शांति से मेरी थकी हुई आत्मा को शांति और आराम मिली। इसने मुझे असीम बुद्धि की रचना की कहानी सुनाई दी, जिसे मैंने प्रबलता से महसूस किया। जिंदगी में पहले कभी मुझे असीम बुद्धि के प्रमाणों का इतना स्पष्ट एहसास नहीं हुआ था। पहले कभी मैंने अपनी आस्था के स्रोत के इतने करीब नहीं पहुंचा था। इवनिंग स्टार, शुक्र तारे के चमकने तक मैं इस स्वर्ग में बैठा रहा। फिर अनिच्छा से मैंने शहर की तरफ कदम बढ़ाए। मैं एक बार फिर सभ्यता के क्रूर नियमों में बंधे उन लोगों की तरफ जा रहा था जो सांसारिक वस्तुएं बटोरने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। यह अलग बात है कि दरअसल उन्हें उन सांसारिक वस्तुओं की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अब अपने अध्ययन कक्ष में लौट आया। मेरे सामने मेरी पुस्तकें और टाइपराइटर है, जिस पर मैंने अपने अनुभव की कहानी टाइप कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अकेलेपन का एहसास हो रहा है। मैं एक बार फिर से उसी दोस्ताना नदी किनारे पर बैठना चाहता हूँ जहाँ मैं कुछ घंटे पहले बैठा था। मैं कैसे भूला सकता हूँ कि वहाँ मेरी आत्मा ने असीम बुद्धि की आश्चर्यजनक वास्तविकता में स्नान किया था। मैं जानता हूँ कि असीम बुद्धि में मेरी आस्था सच्ची है और अस्थायी है। यह अंधी आस्था नहीं है, यह तो असीम बुद्धि के कार्य की करीबी जांच पर आधारित है और ब्रह्मांड की सुव्यवस्था में अभिव्यक्ति होती है। मैं अपनी आस्था के स्रोत को गलत दिशा में खोज रहा था। मैं इसे इंसान के कामों, मानवीय संबंधों, बैंक बैलेंसों और सांसारिक वस्तुओं में खोज रहा था, पर मैंने उसे एक छोटे बीज, बलूत के विशाल वृक्ष, छोटे कंकड़, पत्ती और मिट्टी में पाया। मैंने उसे मित्रतापूर्ण सूर्य में पाया, जो धरती को गर्म करता और पानी को गति देता है। मैंने इसे इवनिंग स्टार और प्रकृति की शांति व मन में पाया। और मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि असीम बुद्धि मौन या प्रकृति की शांति में ज़्यादा स्पष्टता से प्रकट होती है। सांसारिक वस्तुओं के संग्रह के पीछे पगलाए लोगों की भागम भाग में यह नज़र नहीं आती है। मेरा बैंक बैलेंस शून्य था। मेरा बैंक भी दिवालिया हो गया था। लेकिन मैं ज़्यादातर लखपतियों से ज़्यादा अमीर था, क्योंकि मैंने आस्था का सीधा मार्ग खोज लिया था। मैं जानता था कि अगर यह शक्ति मेरे पास है तो मैं इसके सहारे आवश्यक बैंक बैलेंस जुटा लूँगा। नहीं, मैं ज़्यादातर लखपतियों से ज़्यादा अमीर हूँ, क्योंकि मैं शक्ति के ऐसे स्रोत पर निर्भर हूँ जो मेरे भीतर है। मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर दौलतमंद लोग प्रेरणा और शक्ति को बैलेंस या स्टॉक मार्केट में ढूंढते हैं। शक्ति का मेरा स्रोत उस हवा की तरह स्वतंत्र है जिसमें मैं सांस लेता हूँ। यह शक्ति उस हवा की तरह ही असीमित भी है। इसका लाभ उठाने के लिए मुझे सिर्फ आस्था की ज़रूरत है, जो मेरे पास प्रचुरता में है। इस तरह से मैंने एक बार फिर इस सच्चाई को जाना कि हर विपत्ति अपने भीतर उतने ही बड़े लाभ का बीज लेकर आती है। मेरे सामने यह विपत्ति आई थी कि मेरा बैंक बैलेंस शून्य हो गया था। इस विपत्ति ने मुझे सच्ची दौलत का रास्ता दिखाया। वक्ता ने पढ़ना बंद करके श्रोताओं को देखा और कहा, आपने उस व्यक्ति की कहानी सुन ली है जिसने यह जान लिया कि आस्था की अभिव्यक्ति के लिए मस्तिष्क को तैयार कैसे किया जाता है। यह कितनी नाटकीय कहानी थी। नाटकीय इसलिए क्योंकि यह बहुत सहज थी। इस व्यक्ति ने अस्थायी आस्था का प्रबल आधार खोज लिया था। यह आधार बैंक बैलेंस या भौतिक दौलत नहीं थी, बल्कि बलूत के वृक्ष का बीज था, पतियाँ थी, एक छोटा कंकड़ था और एक बहती नदी थी। ये सब चीज़ें सामान्य थी, जिन्हें हर इंसान देख सकता है और उनका मूल्य समझ सकता है। लेकिन इन सामान्य चीज़ों को देखकर उसने यह जाना कि सबसे महान शक्तियाँ अमूर्त होती हैं और वे हमारे चारों तरफ सामान्य चीज़ों में प्रकट होती हैं। मैंने इस व्यक्ति की कहानी इसलिए बताई है क्योंकि मैं यह बताना चाहता हूँ कि विपत्तियों और मुश्किलों के बीच में भी व्यक्ति अपने मस्तिष्क को साफ रख सकता है और उसे आस्था की अभिव्यक्ति के लिए तैयार कर सकता है। इस कहानी में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है, जब मस्तिष्क की सफाई करके नकारात्मक मानसिक नज़रियों को बाहर निकाल दिया जाता है तो आस्था की शक्ति अंदर आकर रहने लगती है। निश्चित रूप से इस फिलॉसफी का कोई विद्यार्थी इतना दुर्भाग्यशाली नहीं होगा कि इस महत्वपूर्ण बात को न समझ पाए। आस्था का विश्लेषण। अब हम आस्था का विश्लेषण करेंगे। हालांकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि वैज्ञानिक इसकी शक्ति का विश्लेषण नहीं कर पाए हैं। इस फिलॉसफी में आस्था को चौथा स्थान दिया गया है क्योंकि यह चौथे आयाम को प्रकट करती है। हालांकि हम इसे यहाँ पर व्यक्तिगत सफलता के संबंध में देख रहे हैं। आस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है, इसे आत्मा या प्रेरणा स्रोत कहना उचित होगा, जिसके द्वारा व्यक्ति के लक्ष्य, इच्छाएं और उद्देश्य उनके भौतिक या आर्थिक समतुल्य में बदले जा सकते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि इन 3 सिद्धांतों पर अमल करके महान शक्ति हासिल की जा सकती है। पहला, 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत। दूसरा, निश्चित लक्ष्य। तीसरा, मास्टरमाइंड।
लेकिन इन तीनों सिद्धांतों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है जब आस्था के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि आस्था की क्षमता 12 दौलतों में से एक है। अब हम उन साधनों पर विचार करते हैं जिनके द्वारा इस क्षमता को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यही अद्भुत शक्ति सभ्यता का प्रमुख स्तंभ रही है। मानवीय प्रगति का प्रमुख कारण यही रही है और सभी सृजनात्मक कार्यों की मार्गदर्शन भावना रही है। बहरहाल, हमें यह याद रखना चाहिए कि आस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसका आनंद सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने अपने मस्तिष्क को पूरी तरह नियंत्रित करने की कला सीख ली है। वह एकमात्र चीज़ है जिस पर व्यक्ति का पूरा नियंत्रण होता है। आस्था की शक्ति सिर्फ उसी मस्तिष्क में प्रकट होती है जिसे इसके लिए तैयार किया गया हो। बहरहाल, जो लोग इसे पाना चाहते हैं वे मस्तिष्क को तैयार करने का तरीका जानते हैं और ऐसा कर सकते हैं। आस्था की मूलभूत बातें ये हैं: पहला, निश्चित लक्ष्य के साथ व्यक्तिगत पहल या कार्य का समर्थन हो। दूसरा, सभी मानवीय संबंधों में एक मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत। तीसरा, एक या अधिक लोगों के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन जिनमें आस्था का आधारित साहस हो तथा जो निश्चित लक्ष्य पाने के लिए आध्यात्मिक और मानसिक सामंजस्य में हो। चौथा, सकारात्मक मस्तिष्क जो सभी नकारात्मक बात हो जैसे डर, ईर्ष्या, लोभ, नफरत, जलन और अंधविश्वास से मुक्त हो। सकारात्मक मानसिक नजरिया 12 दौलतों में पहली और सबसे महत्वपूर्ण दौलत है। पाँचवा, इस सच्चाई की पहचान की हर विपत्ति में उतने ही बड़े लाभ का बीज छुपा होता है और स्थायी पराजय तब तक असफलता नहीं बनती है जब तक कि इंसान उसे इस रूप में स्वीकार नहीं कर लेता है। छठा, जिंदगी में अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य को दिन में कम से कम एक बार दोहराने की आदत। सातवां, असीम बुद्धि के अस्तित्व का एहसास जो ब्रह्मांड को नियमों के अनुसार चलाती है। यह एहसास कि हर इंसान इसी का सूक्ष्म रूप है, इसलिए इंसान के मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है जब तक कि वह खुद अपनी सीमाएं न बना ले या उन्हें स्वीकार न कर ले। आठवां, अतीत की पराजयों और विपत्ति की सूची बनाना ताकि यह देखा जा सके कि इन सभी अनुभवों में समतुल्य लाभ का बीज वो होता है। नौवां, आत्मसम्मान जो व्यक्ति की अंतरात्मा के सामंजस्य से व्यक्त होती है। 10वां, समस्त मानव जाति की एक रूपता को पहचानना। ये मूलभूत बातें हैं जो मस्तिष्क को आस्था की अभिव्यक्ति के लिए तैयार करती है। उनके प्रयोग में ज्ञान की जरूरत नहीं है, बहरहाल इससे बुद्धि, सत्य और न्याय की गहरी पिपासा की जरूरत होती है। आस्था सिर्फ सकारात्मक मस्तिष्क में रहती है। आस्था अमृत की तरह है। यह सकारात्मक मस्तिष्क को शक्ति, प्रेरणा और कर्म देती है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा सकारात्मक मस्तिष्क चुंबक की तरह काम करता है और अपने विचारों के भौतिक स्वरूप को आकर्षित करता है। आस्था मस्तिष्क को शक्ति देती है। यह मस्तिष्क को समर्थ बनाती है कि यह अंदर आने वाली सभी चीज़ों का सार ग्रहण कर ले। यह जिंदगी की हर परिस्थिति में लाभकारी अवसरों को पहचानती है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी मनचाही वस्तु को हासिल कर सकता है। आस्था वे सभी साधन प्रदान करती है जिसके द्वारा असफलता और पराजय उतनी ही बड़ी सफलता में बदले जा सकते हैं। आस्था इंसान को प्रकृति के रहस्यों की गहराई में जाने की शक्ति देती है। साथ ही वह प्राकृतिक नियमों में व्यक्त प्रकृति की भाषा को समझने में भी समर्थ बनाती है। आस्था के प्रयोग से ही इंसान ने हर महान आविष्कार किया है। इसी के प्रयोग से इंसान ने मानवीय संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया है और मानवीय स्वतंत्रता पाने के तरीकों का ज्ञान हासिल किया है जो अमेरिका के संविधान में निहित है। जिस व्यक्ति की कल्पना कर सकता है और उसमें विश्वास कर सकता है, आस्था से वह सब हासिल हो सकता है। अगर आप में आस्था है तो अपनी चाही गई चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें और याद रखें कि खोखली आस्था जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि आस्था तो निश्चित लक्ष्य की तरह बाह्य अभिव्यक्ति है। आस्था आंतरिक मार्गदर्शन है। यह असीम बुद्धि के निर्देशित होती है और निश्चित लक्ष्य की तरफ ले जाती है। आस्था से व्यक्ति को मनचाही चीज़ अपने आप नहीं मिल जाती, लेकिन वह उस चीज़ को पाने का रास्ता दिखाती है। आस्था की शक्ति को कैसे प्रदर्शित करें? पहला, यह तय करें कि आप क्या चाहते हैं उसके और आपके पास इसके बदले में देने के लिए क्या है। दूसरा, जिन वस्तुओं को आप पाना चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करें। ऐसा करते समय अपनी कल्पना का प्रयोग करें या कल्पना करें कि आपके पास वे चीज़ें आ चुकी हैं। इसके बाद इस तरह काम करें जैसे आप उन चीज़ों के स्वामी बन चुके हैं। याद रखें कि सबसे पहले किसी वस्तु का स्वामित्व मानसिक होता है। तीसरा, आंतरिक मार्गदर्शन के लिए अपने मस्तिष्क को हमेशा खुला रखें। जब आपको आभास हो कि योजना बदलकर नई दिशा में बढ़ना चाहिए तो बिना किसी हिचक या शंका के उस आभास से प्रेरित होकर आगे बढ़ें। चौथा, अगर राह में छुटपुट पराजय मिले तो जो कई बार मिल सकती हैं, तो यह न भूलें कि आस्था का कई तरीक़ों से इम्तिहान लिया जाता है
हो सकता है कि पराजय सिर्फ आपका इम्तिहान हो। पराजय को ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा के रूप में स्वीकार करें और यह विश्वास रखें कि आप अवश्य सफल मिले होंगे। 5वां, अगर मानसिक अवस्था नकारात्मक है तो आपकी आस्था की क्षमता नष्ट हो जाएगी और आपको नकारात्मक परिणाम मिलेगा। आपकी मानसिक अवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने मस्तिष्क के स्वामी बने और उन सभी अनचाहे घुसपैठियों को बाहर खदेड़ दें जो आस्था के मित्र नहीं हैं। अपने मस्तिष्क को सकारात्मक और साफ रखें, चाहे इसके लिए आपको कितनी ही कीमत चुकानी पड़े। 6, आस्था की शक्ति को अभिव्यक्त करें। आप ऐसा आसानी से कर सकते हैं। जीवन में आपका निश्चित प्रमुख लक्ष्य क्या है, इसे स्पष्टता से लिखें और इसे अपने दैनिक चिंतन का आधार बनाएं। 7वां, अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य के साथ आप 9 मूलभूत उद्देश्यों में जितने उद्देश्य जोड़ सकते हैं उन्हें जोड़ दें। 8वां, अपना निश्चित प्रमुख लक्ष्य प्राप्त करने से आप क्या लाभ पाना चाहते हैं, उन सभी लाभों की सूची बना लें। बार बार इन लाभों को दोहराते रहें। इस तरह अपने मस्तिष्क को सफलतावादी बनाएं। इसे आमतौर पर आत्म सुझाव का नाम दिया जाता है। 9वां, जहाँ तक संभव हो ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो आपके निश्चित प्रमुख लक्ष्य का समर्थन करते हों और आपके साथ सामंजस्य में हों। उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए प्रेरित करते रहें। 10वां, एक ऐसा भी दिन न जाने दें जब आपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक निश्चित कदम आगे न बढ़ाएं। याद रखें, कर्म के बिना आस्था निर्जीव है। 11वां, किसी आत्मनिर्भर और साहसी दौलतमंद व्यक्ति को अपना पेशेवर चुन लें। यह संकल्प करें कि आप न सिर्फ उस व्यक्ति की बराबरी करेंगे बल्कि उससे आगे भी निकल जाएंगे। ये काम चुपचाप करें और अपनी योजना किसी को न बताएं। डेंगे हाँकना आपकी सफलता के लिए घातक साबित होगा, क्योंकि दम या आत्म प्रेम से आस्था का कोई ताल्लुक नहीं होता। 12वां, आस्था बढ़ाने वाली पुस्तकों, तस्वीरों, दीवार पर लिखे वाक्यों और अन्य प्रेरक चीज़ों को अपने चारों तरफ रखें। इस तरह आपकी आस्था इतनी प्रबल बन जाए कि आपके आसपास दौलत और सफलता का माहौल बन जाएगा। इस आदत के आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। 13, यह नीति बना लें कि आप कभी भी अप्रिय परिस्थितियों से बचेंगे या भागेंगे नहीं। इसके बजाय ऐसी परिस्थितियों को पहले से भाप लें और उनसे सामना होने पर उन पर आक्रमण कर दें। आप पाएंगे कि जब आप बिना डरे इसका सामना करते हैं तो आप 90% युद्ध पहले ही जीत जाते हैं। 14वां, यह सच्चाई जान ले कि हर मूल्यवान चीज़ की एक निश्चित कीमत होती है। आस्था की कीमत यह है कि आपको निरंतर सतर्क रहते हुए इन आसान निर्देशों का पालन करना है। लगन आपका सूत्र वाक्य होना चाहिए। इन कदमों में से सकारात्मक मानसिक नज़रिए का विकास होता है और सकारात्मक नज़रिए से ही आस्था संभव है। इन कदमों से मानसिक और आध्यात्मिक दौलत तो मिलती ही है, साथ ही भौतिक दौलत भी मिलती है। अपने मस्तिष्क को मानसिक आहार देते रहें। ये कदम उठाकर आप अपने मस्तिष्क को सर्वोच्च आत्मिक अभिव्यक्ति के लिए तैयार कर सकते हैं। इमर्सन ने कहा था, हर व्यक्ति की कुंजी उसी का विचार है। यह सच है। आज व्यक्ति जो है वह कल सोचे गए विचारों का कारण है। शिकागो की भीषण आग में शहर की दुकानें जल गई थी। सुबह मार्शल फील्ड ने आकर देखा कि उसका रिटेल स्टोर जलकर राख हो चुका है। दूसरे व्यापारियों की दुकानें भी जल गई थी और वे भी वहां खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। ज़्यादातर व्यापारियों ने आशा छोड़ दी थी और यह फैसला किया था कि वे अब शिकागो में दोबारा दुकान बनाने के बजाय किसी दूसरे पश्चिमी प्रांत में दुकान खोलकर नई शुरुआत करेंगे। बहरहाल फील्ड ने अपने साथियों से कहा, देखिए, आप लोगों को की जो इच्छा हो वह करें। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं यही रुकना चाहता हूँ। आज जहाँ आपको मेरे स्टोर की राख दिख रही है, वहीं पर मैं दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर बनाऊंगा। फील्ड ने आस्था की नींव पर जो स्टोर बनाया वह आज भी शिकागो में खड़ा है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर माना जाता है। फील्ड जैसे बड़े लीडर्स की बदौलत ही हमारी महान अमेरिकी जीवन शैली संभव हो पाई है। इंसान की प्रगति संयोग या किस्मत से नहीं होती, यह तो आस्था के प्रयोग का परिणाम है। जिन लोगों ने इस फिलॉसफी के 17 सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अपने मस्तिष्क को तैयार किया और अपने प्रमुख लक्ष्य में आस्था रखी, उन्होंने अपनी किस्मत बदल दी। अमेरिका का निर्माण आस्था की नींव पर हुआ है और आस्था की बदौलत ही आज यह कायम है। यहाँ पर आस्था को प्रेरित करने वाले प्रचुर अवसर हैं, जिनकी बदौलत छोटे से छोटा नागरिक भी अपनी बड़ी से बड़ी महत्वाकांक्षा हासिल कर सकता है। इसलिए हमारे देश को अवसरों का देश कहा जाता है। इसलिए हमारे देश को दुनिया का सबसे अमीर और स्वतंत्र देश कहा गया है। इस स्वतंत्रता और दौलत की जड़ प्रबल आस्था में है। हालांकि वैज्ञानिक आस्था की शक्ति का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके प्रयोग का तरीका आसान है और हर आदमी इसे समझ सकता है और इसका प्रयोग कर सकता है।
इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो। सकारात्मक मानसिक नज़रिए का महत्व। आस्था निश्चित लक्ष्य से शुरू होती है। जब सकारात्मक मानसिक नज़रिया विकसित करके मस्तिष्क को तैयार कर लिया जाता है तब आस्था आती है। जब निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में श्रम किया जाता है तो आस्था शक्तिशाली बनती है। इंसान अपने सभी काम 9 मूलभूत उद्देश्यों में से एक या इससे अधिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर करता है। इसलिए लक्ष्य बनाना या आस्था विकसित करना मुश्किल नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रेम के उद्देश्य से प्रेरित है। यह देखे कि आस्था की बदौलत उसे कर्म करने के लिए पंख कितनी जल्दी मिल जाते हैं। कर्म उसके लिए बोझ नहीं बल्कि प्रेमपूर्ण श्रम बन जाता है, जो 12 दौलतों में से एक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति भौतिक दौलत का संग्रह करना चाहता है। यह देखें कि कितनी जल्दी उसका हर काम प्रेमपूर्ण श्रम बन जाता है। उसे दिन के घंटे कम लगने लगते हैं। हालांकि मेहनत बहुत होती है, लेकिन उसकी थकान आत्म व्यक्ति की खुशी के कारण कम हो जाती है, जो 12 दौलतों में से एक है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को आस्था द्वारा आत्म अभिव्यक्ति के लिए तैयार करता है, उसकी ज़िंदगी की बाधाएं एक एक करके दूर हो जाती है। सफलता असंभावी बन जाता है। उसके हर प्रयास का परिणाम सुखद होता है। उसके पास नफरत के लिए न तो समय होता है न ही इच्छा। वो स्वाभाविक रूप से सामंजस्यपूर्ण संबंध बना लेता है। उसके मन में सफलता की प्रबल आशा होती है, क्योंकि वह अपने निश्चित लक्ष्य को मानसिक रूप से पहले ही पा चुका है। अब खुला मस्तिष्क और सहिष्णुता की जगह ले लेता है। आत्म अनुशासन भोजन करने की तरह स्वाभाविक बन जाता है। यह व्यक्ति लोगों को समझाता है क्योंकि वह उनसे प्रेम करता है और वह उस प्रेम के कारण अपनी नियामतें बांटना चाहता है। उसे कोई डर नहीं होता है क्योंकि उसकी आस्था ने सभी डरों को दूर भगा दिया है। धीरे धीरे वह 12 दौलतों का स्वामी बन जाता है। आस्था द्वारा मनुष्य ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। डर इसलिए बुरा है क्योंकि यह ईश्वर में विश्वास की कमी दर्शाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उन 4 सिद्धांतों से मिल सकती है जिनका मैंने जिक्र किया है। ये सिद्धांत इस फिलॉसफी के 4 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, क्योंकि ये विचार की शक्ति और आत्मा के आंतरिक रहस्य की चाबी के प्रमुख आधार स्तंभ है। अगर आप इस चाबी का समझदारी से उपयोग करेंगे तो आप स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। कुछ लोग जिन्हें चाबी मिल गई, कुछ लोग ये सवाल पूछना चाहेंगे, व्यक्ति इस रहस्यमय आंतरिक शक्ति का दोहन कैसे कर सकता है? आइए हम देखते हैं दूसरों ने इसका दोहन कैसे किया। फ्रैंक गोन्साल्विस नाम के युवा पादरी की काफ़ी समय से इच्छा थी कि वे एक नई तरह का कॉलेज खोलें। वे जानते थे कि वे क्या चाहते थे। समस्या यह थी कि इस काम के लिए उन्हें $10 लाख की ज़रूरत थी। उन्होंने $10 लाख प्राप्त करने का संकल्प कर लिया। निश्चित लक्ष्य पर आधारित निश्चित निर्णय उनकी योजना का पहला कदम बन गया। फिर उन्होंने एक भाषण लिखा, अगर मेरे पास $10 लाख हो तो मैं क्या करूँगा। उन्होंने अखबार में यह छपवा दिया कि वे रविवार की सुबह चर्च में इस विषय पर भाषण देंगे। जब चर्च में उनकी भाषण खत्म हुई तो एक अजनबी उठकर आगे आया। उसने पादरी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे आपका भाषण अच्छा लगा। अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाएं तो मैं आपको $10 लाख दे दूंगा। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आर्मर एंड कंपनी के संस्थापक फिलिप डी आर्मर थे। उनके उस उपहार से आर्मर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू हुआ, जो अमेरिका की सबसे बड़ी शिक्षण संस्थाओं में से एक है। उस युवा पादरी के मस्तिष्क में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वह उस रहस्यमय शक्ति के संपर्क में आया जो हर इंसान के मस्तिष्क में होती है? हम इसका सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आस्था के प्रयोग की बदौलत वो शक्ति प्रेरित हुई थी। जन्म के कुछ समय बाद ही हेलन केलर को देखने, सुनने और बोलने की शक्तियाँ चली गई। 5 शारीरिक इंद्रियों में से 2 सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियाँ हमेशा के लिए खत्म हो गई। उनके सामने ऐसी मुश्किलें थी जिनका ज़्यादातर लोगों को तो ज़िंदगी भर एहसास भी नहीं होता है होगा। तभी उनके जीवन में एक दयालु महिला आई। उनकी मदद से केलर ने उस रहस्यमय शक्ति को जाना जो भीतर से आती है। केलर उस शक्ति के संपर्क में आने लगी और उसका प्रयोग करने लगी। उन्होंने यह शक्ति कैसे पाई इसका राज बताते हुए उन्होंने कहा, सही तरह से समझे जाने पर आस्था निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय होती है। निष्क्रिय आस्था में उतनी ही शक्ति होती है जितनी कि उस आँख में होती है जो देख तो सकती है लेकिन देखती नहीं है। सक्रिय आस्था को डर नहीं होता है। यह इस बात को नहीं मानती कि ईश्वर अपनी संतानों को धोखा देता है और दुनिया को अंधेरे में रखता है। यह हताशा को अस्वीकार कर देती है। आस्था की शक्ति तो कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी विपत्ति से ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है। आस्था के साथ कर्म करके हेलन केलर ने अपनी विपत्ति पर विजय पाई और उपयोगी जीवन जी सकी। आस्था का प्रयोग करके उन्होंने बोलना सीखा। आस्था द्वारा उन्होंने स्पर्श की इंद्रिय से सुनने और देखने का काम किया।
इस तरह उन्होंने यह साबित कर दिया कि व्यक्ति की शारीरिक सीमाएं चाहे जितनी भी हो, उन्हें हमेशा खत्म या पार किया जा सकता है। हम यह उस रहस्यमयी शक्ति का प्रयोग करके कर सकते हैं जो हमारे मस्तिष्क में होती है। इसका तरीका यह हर व्यक्ति को खुद खोजना होगा। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें। मानव सभ्यता की कहानी उन लोगों की कहानी है जिन्होंने आस्था के प्रयोग की चाबी से रहस्यमयी आंतरिक शक्ति का द्वार खोला। यह भी देखें कि महान सफलताएं हमेशा अजय दिखने वाले कष्टों, मुश्किलों और बाधाओं से पैदा हुई हैं। ऐसी बाधाएं जिन्हें सिर्फ प्रबल इच्छा और प्रबल आस्था से ही पार किया जा सकता है। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रबल इच्छा और प्रबल आस्था, इस महत्वपूर्ण तरीके से मस्तिष्क के उस द्वार को खोजा जा सकता है जिसके पीछे रहस्यमयी आंतरिक शक्ति छिपी है। जो लोग इस रहस्यमयी आंतरिक शक्ति को खोज लेते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कई बार स्वप्नदर्शी कहा जाता है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि वे अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत भी करते हैं। और इस तरह हेलन केलर की इस बात की पुष्टि करते हैं कि सही तरह से समझे जाने पर आस्था निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय होती है। आस्था का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक। सही तरह की आस्था के साथ एक अजीब बात यह है कि आम तौर पर किसी संकट की स्थिति में उत्पन्न होती है। यह तब सामने आती है जब लोग अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए सामान्य विचारों से आगे जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन संकट की स्थितियों के दौरान हम उस रहस्यमयी आंतरिक शक्ति का दोहन करते हैं जो हर बाधा को हरा सकती है। म्यांमार, जिसे पहले वर्मा कहते थे, की नेता आंग सान सू की देश में एक लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन चल रहा था। 1988 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उनके पिता आंग सान को आधुनिक बर्मा का संस्थापक माना जाता है। दुर्भाग्य से एक राजनीतिक तख्तापलट में उनकी हत्या कर दी गई। तब उनकी बेटी सू की उम्र 2 साल थी। बाद में विदेश में पढ़ाई करने चली गई। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में कॉलेज की पूरी पढ़ाई की। फिर उन्होंने एक अंग्रेजी से शादी की और वे मां बन गई। इसके बाद सू ने अपने देश लौटने का फैसला किया। बर्मा जाकर उन्होंने हर तरफ अराजकता का माहौल देखा। वहाँ राजनीतिक भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सू ने लोकतंत्र और अहिंसा के लिए मुहिम चलाई। जल्दी उन्हें व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से कुछ समय बाद सैन्य शासन को खतरा महसूस होने लगा। सैन्य शासन इस बात से भी दहशत में आ गया कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित लोकतांत्रिक चुनाव से सू की राजनीतिक पार्टी जीत गई। सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए सू को उनके घर में कैद कर लिया। उन्हें मित्रों या परिवारों से मिलने की इजाज़त नहीं थी। सू को अपनी आस्था से हिम्मत मिली। इसी वजह से उन्होंने कोई समझौता नहीं किया और तानाशाह सरकार की शर्तें नहीं मानी। उनके साहस के लिए उन्हें अक्टूबर 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। पूरी दुनिया को सू के संघर्ष का पता चल गया। इस विश्वव्यापी लोकप्रियता के कारण सैन्य शासन उन्हें और नुकसान नहीं पहुंचा पाया। बहरहाल पिछले 15 साल में उन्हें बार बार उनके घर में कैद किया जा रहा है। यह अफवाह बार बार फैलाई जा रही है कि जल्दी उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा और लोकतंत्र को बहाल कर दिया जाएगा। जोखिम के बिना आस्था निष्क्रिय होती है और जैसा हेलन केलर ने कहा है, निष्क्रिय आस्था में उतनी ही शक्ति है जितनी कि उस आँख में होती है जो देख सकती है लेकिन देखती नहीं है। अब हम कुछ महान लीडर्स के उदाहरण देखते हैं। उन्होंने भी अपनी रहस्यमयी आंतरिक शक्ति को खोजा, उनका दोहन किया, उस पर अमल किया और उस तरह की एक जंगली इलाके को लोकतंत्र के जनक के रूप में बदल दिया जिसकी समृद्धि से पूरी दुनिया ईर्ष्या करती है। डर के बजाय आस्था की राह चुनना। हम सब उन महान लीडर्स की उपलब्धियां जानते हैं। हम उनकी लीडरशिप के नियम जानते हैं। हम जानते हैं कि उनकी मेहनत से इस देश के लोगों को कितने सारे वरदान मिले हैं। एंड्रयू कार्नेगी की भविष्य दृष्टि की बदौलत हमने सफलता की जो फिलॉसफी तैयार की है, उसी के सिद्धांतों की बदौलत इन लीडर्स ने अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर स्वतंत्र देश बना दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से हम यह सब नहीं जानते कि सक्रिय आस्था की राह पर चलने के लिए उन्होंने कितने अभाव के बीच में काम किया, कितनी सारी बाधाओं को पार किया, कितने कष्ट उठाए। बहरहाल यह बात यकीन से कही जा सकती है, उन्होंने अपने सामने आने वाली मुश्किलों के अनुपात में ही सफलता मिली। उन्हें उन लोगों का विरोध में भी झेलना पड़ा जिन्हें उनके संघर्षों से सबसे ज़्यादा लाभ होने वाला था। ऐसे लोगों का जो सक्रिय आस्था की कमी के कारण हर नई और अपरिचित चीज़ को शंका में से देखते हैं। जिंदगी की संकटकालीन स्थितियाँ अक्सर लोगों को दोहरे पर ले आती है, जहाँ उन्हें अपनी दिशा चुनने के लिए विवश होना पड़ता है। एक राह आस्था की होती है और दूसरी डर को। आखिर ज़्यादातर लोग किस वजह से डर की राह चुनते हैं? यह चुनाव व्यक्ति के मानसिक नज़रिए पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति आस्था की राह चुनता है वह दैनिक जीवन में तत्काल व साहसिक निर्णय लेकर अपने मस्तिष्क को विश्वास करने के लिए तैयार कर चुका है। जो व्यक्ति डर की राह चुनता है वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसने मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से तैयार करने को नज़रअंदाज कर दिया है। वाशिंगटन में एक आदमी व्हील चेयर पर
कटोरा लेकर पेंसिल लेकर बैठा रहता है और भीख मांगकर चंद सिक्के कमाता है। उसके भीख मांगने के पीछे यह बहाना है कि उसके पैर इन्फेंटाइल पैरालिसिस नामक बीमारी से बेकार हो चुके हैं। सच तो यह है कि सिर्फ उसके पैर बेकार हुए हैं, इसके अलावा वो पूरी तरह स्वस्थ और शक्तिशाली है। उसका मस्तिष्क जरा भी प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन इस भयंकर बीमारी के बाद उसने खुद डर की राह चुनी और धीरे धीरे उसका मस्तिष्क उपयोग में न आने के कारण कुंद हो गया। उसी शहर के दूसरे हिस्से में एक ऐसा भी आदमी था जो इसी बीमारी का शिकार हुआ था। उसके भी पैर बेकार हो गए थे, लेकिन इस पर उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। जब वो उस दोहरे पर आया जहाँ उससे सुनने के लिए विवश होना पड़ा, तो उसने आस्था की राह चुनी। यह राह उसे सीधे व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति की पद की तरफ ले गई, जो अमेरिका का सर्वोच्च पद है। जाहिर है मैं फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के बारे में बोल रहा हूँ। अपने पैरों की अक्षमता के कारण उन्होंने जो खोया था उसे उन्होंने अपने मस्तिष्क और इच्छा शक्ति के प्रयोग द्वारा पा लिया। सब जानते हैं कि शारीरिक बीमारी के कारण उनकी सक्रियता कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे अमेरिका के सबसे सक्रिय राष्ट्रपतियों में से एक रहे। इन दोनों व्यक्तियों की स्थिति में कितना ज़्यादा अंतर है, लेकिन इस अंतर के पीछे छिपे असली कारण को देखें। असली कारण है मानसिक नज़रिए के अंतर। एक व्यक्ति ने डर को अपना मार्गदर्शन चुना, दूसरे ने आस्था को चुना। कुछ लोग ज़िंदगी में दौलत के शिखर पर पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग गरीबी की खाई में गिर जाते हैं। इसका कारण समझना भी मुश्किल नहीं है। उनके मानसिक नज़रिए के अंतर के कारण ही उनकी परिस्थितियाँ में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। शिखर पर पहुँचने वाले लोग आस्था की ऊँची राह चुनते हैं, खाई में गिरने वाले लोग डर की नीची राह चुनते हैं तथा अपनी शिक्षा, अनुभव व योग्यता का लाभ नहीं उठा पाते हैं। थॉमस एडिसन के टीचर ने उन्हें स्कूल में भर्ती होने के 3 महीने के बाद ही घर भेज दिया। उन्होंने एडिसन के माता पिता को लिखा कि उनके बच्चे का दिमाग बहुत कुंद है और उसे कुछ नहीं सिखाया जा सकता है। एडिसन के पास तिरस्कृत महसूस करने का यह बहुत अच्छा बहाना था। कुछ न करने का, कुछ न बनने का इससे सबसे अच्छा तर्क क्या हो सकता है? और कुछ समय तो बिल्कुल यही बन गए। उन्होंने छोटे छोटे काम किए, अखबार बेचे, छुटपुट प्रयोग करते रहे। कुल मिलाकर वे सभी कामों में अल्पज्ञानी बन गए, लेकिन किसी भी क्षेत्र में उन्होंने महारत हासिल नहीं की। फिर थॉमस एडिसन के दिमाग में ऐसा कुछ हुआ जिससे उनका नाम अमर हो गया। उन्होंने दुनिया को इस अजीब प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया। बहरहाल उन्होंने अपने भीतर सोई हुई रहस्यमय शक्ति को तो खोज लिया और उसका प्रयोग किया। अचानक उन दिमाग वाले व्यक्ति के बजाय वे सर्वकालीन महान आविष्कारक बन गए। और आज बिजली की रोशनी देखते समय, फोनोग्राफ सुनते समय या फिल्म देखते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि हम उस रहस्यमय शक्ति के परिणाम को देख रहे हैं जो महान एडिसन की तरफ हमारे भीतर भी मौजूद है। यही नहीं, अगर हम उस महान शक्ति की उपेक्षा कर रहे हैं और महान उचित प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो हमें खुद पर शर्म भी आना चाहिए। इस रहस्यमय आंतरिक शक्ति की एक अजीब बात यह है कि यह लोगों के संकल्प को पूरा करती है। लोगों के मन में जिस चीज़ को पाने की प्रबल इच्छा होती है, शक्ति उस चीज़ को पाने में उसकी मदद करती है। इसका अर्थ यह है कि यह लोगों के प्रबल विचारों को हकीकत में बदल देती है। ओपरा विन्फ्री का बचपन दुखमय था और ज़िंदगी में उनके सफल होने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं दिख रही थी। बचपन में उन्हें दुर्व्यवहार और गरीबी के बुरे अनुभव हुए। किशोरावस्था में वे गरीबी की दिशा में बढ़ती दिख रही थी। लेकिन ओपरा ने सिडनी पोटियर और बारबरा वाल्टर्स जैसे लोगों से प्रेरणा ली। आत्मविश्वास और अपनी क्षमता में उनकी आस्था ने उन्हें राह में आने वाली सभी बाधाओं को पार करने की शक्ति दी। इस सिद्धांत के समर्थन में असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं। हर व्यवसाय और हर क्षेत्र के लोगों का उदाहरण दिया जा सकता है। हर क्षेत्र में कुछ लोग शिखर पर पहुंच जाते हैं, जबकि उनके आसपास मौजूद लोग सामान्य से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते हैं। सफल होने वाले लोगों को आमतौर पर खुशकिस्मत कहा जाता है। निश्चित रूप से वे खुशकिस्मत हैं, लेकिन सच तो यह है कि उनकी खुशकिस्मती सिर्फ यह थी कि उन्होंने अपनी रहस्यमयी आंतरिक शक्ति की खोज की लिया था और सकारात्मक मानसिक नज़रिए के माध्यम से उसका प्रयोग किया था। डर की राह चुनने के बजाय उन्होंने आस्था की राह चुनने का संकल्प किया था। आंतरिक शक्ति अस्थायी बाधा जैसी किसी हकीकत को नहीं पहचानती है। यह पराजय को ज़्यादा कोशिश करने की चुनौती मानती है। यह डर और शंका जैसी खुद की ओढ़ी हुई सीमाओं को तोड़ देती है। और सबसे बढ़कर हमें याद रखना चाहिए कि यह व्यक्ति के रिकॉर्ड ऐसे काले दाग भी नहीं छोड़ती है जिन्हें मिटाया न जा सके। अगर आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया जाए तो हर दिन सफलता का एक नया अवसर बन सकता है। आपको अतीत की असफलताओं का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। यह किसी जाति या धर्म का पक्ष नहीं लेता है। इसका मतलब यह है कि किसी गरीबी में पैदा हुआ व्यक्ति ज़िंदगी भर गरीब रहे, यह ज़रूरी नहीं है। आंतरिक शक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आदत की शक्ति के प्रभाव को नकारात्मक से सकारात्मक में तत्काल बदला जा सकता है।
यह किसी पूर्ववर्ती चीज़ को नहीं पहचानती है, यह किसी कठोर नियम का पालन नहीं करती है और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एकमात्र भव्य मार्ग प्रदान करती है। R.L. शार्प ने अपनी कविता ए बैग ऑफ टूल्स में लिखा है, क्या यह अजीब नहीं है कि राजकुमार और राजा और सर्कस में मस्खरी करने वाले जोकर और आपकी मेरी तरह के सामान्य लोग अमरता के निर्माता हैं। सभी को नियमों की पुस्तक, एक पत्थर और औजारों का झोला दिया गया है और सीमित समय खत्म होने से पहले हर एक को उसे अवरोध या सीढ़ी का आकार देना होगा। जब तक आपको अपनी रहस्यमयी आंतरिक शक्ति तक पहुंचने की राह न मिल जाए तब तक उसे खोजते रहें। जब आपको राह मिल जाएगी तो आपको अपना सच्चा स्वरूप भी मिल जाएगा जो आपको सफलता की राह की तरफ ले जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, चाहे आप ज़्यादा अच्छी चूहेदानी बनाते हो, ज़्यादा अच्छी पुस्तकें लिखते हो, ज़्यादा अच्छे उपदेश देते हो, दुनिया आपके दरवाजे पर दौड़ती हुई आएगी, आपको पहचानेगी और पर्याप्त पुरस्कार देगी। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, क्या हैं या आप अतीत में कितनी बार और किस तरह असफल हुए हैं। आप अतीत में असफल हो गए हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एडिसन, हेनरी फोर्ड, राइट बंधु, एंड्रयू कार्नेगी और अमेरिका जीवन शैली स्थापित करने में मदद करने वाले सभी महान अमेरिकी लीडर्स बार बार असफल हुए थे। असफलता उनकी राह में कभी न कभी कहीं न कहीं आई थी, लेकिन उन्होंने इसे असफलता नहीं बल्कि अस्थायी पराजय की संज्ञा दी। मुश्किलें सामने आने पर कोई भी मैदान छोड़ सकता है। जब अस्थायी पराजय हावी होती है तो कोई भी हताशा हो सकता है, लेकिन जो लोग हिम्मत नहीं हारते वही महान बनते हैं। उस आंतरिक शक्ति तक आत्मदया के रास्ते से नहीं पहुंचा जा सकता, वहाँ डर, कायरता या संकोच के माध्यम से भी नहीं पहुंचा जा सकता, वहाँ ईर्ष्या और नफरत द्वारा भी नहीं पहुंचा जा सकता, वहाँ लोभ या लालच से भी नहीं पहुंचा जा सकता। नहीं, आपका सच्चा स्वरूप इन नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देता है। यह सिर्फ उस शक्ति द्वारा प्रकट होता है जिसमें से सभी नकारात्मक मानसिक नज़रियों को साफ करके निकाल दिया गया हो। यह उस मस्तिष्क में समृद्ध होता है जिसे आस्था का मार्गदर्शन हासिल होता है। वह सफलता की कोई नई फिलॉसफी नहीं है, यह तो पुराने और आजमाए हुए सिद्धांतों का संकलन है। ये सिद्धांत अचूक हैं और उस आंतरिक शक्ति तक ले जा सकते हैं जो पहाड़ हिलाती है। महान लीडर्स उत्पन्न करने वाली शक्ति हर युग में रहती है, जो आज भी मौजूद है। यह जीवन के हर क्षेत्र में है। जिन लोगों में भी भविष्य दृष्टि और आस्था होती है, वे अज्ञान, अंधविश्वास तथा डर को परास्त करके दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। हर शक्ति कोई चमत्कार नहीं करती है, बल्कि हमारी दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप काम करती है और मानव जाति के लाभ के लिए प्रयुक्त सेवा के हर रूप में झलकती है। इसके कई नाम हैं, लेकिन नाम से इसकी प्रकृति नहीं बदलती है। यह सिर्फ एक माध्यम से काम करती है और वह है मस्तिष्क। यह विचारों, योजनाओं और उद्देश्यों में प्रकट होती है और इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह कही जा सकती है कि यह हवा की तरह मुक्त और ब्रह्मांड की तरह विशाल है।